चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, पहले जो है ना हम एसपीआर में ना तकरीबन वैसे सारे ही स्टैंडर्ड्स कवर कर रहे होंगे। ठीक है, जो पहले आप पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़े तो ऑब्वियसली इधर ही पढ़ने हैं। जो पढ़ चुके हैं वो जो है ना वो, क्योंकि आपने एक साल पहले जो है वो पढ़ा है। ठीक है। नहीं मतलब ओवरऑल बाकी भी स्टूडेंट्स होते हैं ना जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से आते हैं और उनकी एफ सीरीज सारी एग्जाम्प्ट होती है और वो फ़ौरन बी में आ जाते हैं। ठीक है। तो उन्होंने पिछले स्टैंडर्ड्स इतनी डिटेल में नहीं पढ़े होते। तो हम जो है ना जल्दी जल्दी से पिछले सारे स्टैंडर्ड्स तो पहले रिवाइज करेंगे। ठीक है। जो टाइम लगाने वाले स्टैंडर्ड्स है ना वो फिर यहाँ पे हम बाद में टाइम लगाएंगे उन पे। ग्रुप अकाउंट्स हो गए, वो आपने बेसिक लेवल पे पढ़ा तो होगा एफआर में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा जो स्टैंडर्ड है ना वो IS 16 है। कभी बचपन में पढ़ा होगा आपने IS 16 क्या होता है। ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मेरी राइटिंग नहीं माइंड करनी है आपने। अच्छा, अगर हम IS 16 का ओवरव्यू देखें ना तो IS 16 का जो है हम देखेंगे कि यार इसमें इसका स्कोप क्या है, क्या चीज़ें IS 16 में कवर होती हैं, क्या चीज़ें IS 16 में कवर नहीं होती, उसकी मेजरमेंट किस बेसिस पे होती है। ठीक है। फिर PPE की कॉस्ट हम कैसे मेजर करते हैं। ठीक है। फिर आगे अगर मेजरमेंट हमने उसकी कॉस्ट की कर लिया है तो आगे हमने उसको कॉस्ट मॉडल पे चलाना है, रिवैल्यूएशन मॉडल पे चलाना है, तो वो कैसे चलता है। ठीक है। फिर ट्रांजैक्शंस होती हैं क्या, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का एक्सचेंज हो जाता है आपस में, मैंने किसी को एक मशीन दी उसके बदले दूसरी मशीन ले ली, तो एक्सचेंज ऑफ पीपी जो है ये हम देख रहे होंगे कि यार IS 16 जो है ना इसको कैसे लेके चल रहा होता है। ठीक है। सबसे पहले जो है ना हम लेके चलते हैं स्कोप को। तो स्कोप में सबसे पहले क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, हमारे जितने भी टेंजिबल एसेट्स हैं वो सारे के सारे इंक्लूडेड हैं। ठीक है। और वो टेंजिबल एसेट्स जिनकी यूजफुल लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ हमारे यहाँ कवर है, वो है बेरर प्लांट। कभी नाम सुना है पहले। ठीक है। IS 41 में आपने जो है ना एग्रीकल्चर में इसका नाम सुना होगा। तो बेरर प्लांट्स क्या होते हैं। बेरर प्लांट्स होते हैं ऐसे प्लांट्स जो जब भी हम काश्तकारी करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, तो हार्वेस्टिंग करते वक्त कभी भी हम जो है ना उस पूरे प्लांट को नहीं खराब कर रहे होते। जैसे गंदम की फसल होती है ना, तो गंदम की फसल अगर हमने हार्वेस्ट की है तो गंदम पूरी की पूरी हार्वेस्ट हो जाती है, वो दोबारा उससे दूसरी गंदम नहीं निकल सकती, हमें उगानी पड़ती है दूसरी गंदम। ठीक है। इसी तरह चावल हो गए या इस तरह के जितने भी प्लांट्स होते हैं ना वो हार्वेस्टिंग प्लांट्स होते हैं, वो बैरर प्लांट्स नहीं होते। ठीक है। बैरर प्लांट्स वो होते हैं जैसे आम के दरख्त हो गए, खजूर के दरख्त हो गए, हमने एक दफा उससे आम निकाल लिया तो अगली दफा फिर आ जाएगा उस पर, दरख्त उधर का उधर ही रहेगा, दरख्त को कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो वो बैरर प्लांट्स भी IS 16 में ही फॉल कर रहे हैं। पिछले किसी ज़माने में बहुत पहले जो है ना ये IS 16 में फॉल नहीं किया करते थे, बाद में स्टैंडर्ड्स में अमेंडमेंट्स आई हैं और उसको इन्होंने IS 16 में ही इंक्लूड कर दिया। तो जितनी भी कंपनीज एग्रीकल्चर में डील कर रही हैं और उनके यहाँ अगर ऐसे कोई भी उनके इस तरह के ट्रीज हैं, दरख्त हैं, खजूरों के बागात हैं, ठीक है, तो वो खजूरों के जितने भी दरख्त हैं ना उनको वो IS 16 में ही कवर कर रहे हैं। ठीक है। बेरर प्लांट की वैसे दरख्त की लाइफ 1 साल से ज़्यादा ही होती है, लेकिन फिर भी अगर उसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है तो IS 16 में ही वो कवर होते हैं। ठीक है। अच्छा, IS 16 के स्कोप में क्या चीज़ें कवर नहीं होती। इसके स्कोप में एक तो ये है ऑयल एंड गैस और इस तरह की जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो IS 16 में कवर नहीं होते। ठीक है। उनके लिए अलग से स्टैंडर्ड है IFRS 6। ठीक है। तो IFRS 6 में जाके उनकी अकाउंटिंग देखी जाती है, उनकी मेजरमेंट देखी जाती है, कैसे मेजर होते हैं, ठीक है, कैसे डील किया जाता है उनको, वो IFRS 6 बताता है, IS 16 नहीं बताता। ठीक है। इसी तरह बायोलॉजिकल एसिड्स। ठीक है। एक हमने देखा बैरर प्लांट। बैरर प्लांट तो वो है कि जो दरख्त वगैरह हो गए। बायोलॉजिकल एसिड जो दरख्त के ऊपर वो जो फसल लगती है, खजूर लगते हैं, आम लगता है, ठीक है, तो इस तरह की जितनी भी चीज़ होते हैं ये बायोलॉजिकल एसिड्स होते हैं। इसी तरह जू जितने भी होते हैं चिड़ियाघर, तो उनमें जितने भी एनिमल्स होते हैं वो उसको कैसे डील करते हैं वो उनके लिए बायोलॉजिकल एसिड्स होते हैं। ठीक है। तो ये कवर होता है IS 41 में। ठीक है। IS 16 के स्कोप से बाहर है।
इसी तरह हमारे जितने भी एसेट्स हेल्ड फॉर सेल हैं, हम हेल्ड फॉर सेल बाद में देखेंगे क्या होता है, ऐसे जितने भी एसेट्स वो जो मैंने बेचने के लिए साइट पे रख दिया, ठीक है, तो वो सारे एसेट्स IFRS 5 उनको डील कर होता है, वो होते हैं नॉन करंट एसेट्स ही हैं, ठीक है। लेकिन अब वो मेरे काम के नहीं रहते, या मेरी इंटेंशन चेंज हो जाती है किसी भी वजह से, मैं जो है ना अब मैंने इंटेंशन बना लिया कि मैंने अभी इसको बेचना है, ठीक है, तो अब वो नॉन करंट एसेट्स चूंकि बेचने के लिए पड़ा हुआ है, तो वो IAS 16 के स्कोप से बाहर हो जाता है, वो चला जाता है IFRS 5 में, ठीक है। वो IFRS 5 में देखेंगे वो कैसे डील होता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, हमारी लैंड और बिल्डिंग्स जितनी भी हैं जो मैंने एप्रिसिएशन के लिए रखी हुई है, इसलिए रखी हुई है कि इनकी फ्यूचर में प्राइस ज्यादा होगी तो मैं बेच दूंगा, ठीक है, या मैंने उसको रेंटल पर्पस के लिए रखा हुआ है। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये है तो नॉन करंट और है भी टेंजिबल है, और 1 ईयर से इनकी यूजफुल लाइफ भी ज्यादा है, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड ने उसको IAS 40 में रखा हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए अलग स्टैंडर्ड है। जितने भी अलग स्टैंडर्ड्स में डील हो रहे हैं वो IAS 16 के स्कोप से बाहर है। जिन जिन चीजों के भी अलग अलग स्टैंडर्ड हैं, IAS 16 उनको डील नहीं करता क्योंकि उनके रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड्स उनको डील कर रहे हैं अपनी जगह पे, ठीक है। आगे चलते हैं। स्कोप के बाद जो है ना हमने देखना है मेजरमेंट क्या, ठीक है, हम PPE को कैसे मेजर करते हैं, कब मेजर करते हैं, ठीक है। तो PPE को मेजर करने के लिए हमने जो सबसे पहले चीज देखनी होती है कि वो अवेलेबल फॉर इंटेंडेड यूज है या नहीं है, ठीक है, वो यूज करने के काबिल कब हुआ है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर जो ये चेयर है, अगर कोई लेबर इसको बना रहा है तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होगी मैं इस पर बैठ नहीं सकता, मैं इसको यूज नहीं कर सकता। ये जब कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, तैयार हो जाएगी, फिर ही मैं इसको यूज कर सकता हूँ ना। तो अवेलेबल फॉर इंटेंडेड यूज का मतलब है जब वो अवेलेबल हो जाएगी, यूज करने के काबिल हो जाएगी, तब से उसकी मेजरमेंट शुरू होगी। उससे पहले क्या मेजरमेंट होगी और उसके बाद क्या मेजरमेंट होगी, ये हम देख रहे हैं। अवेलेबल फॉर इंटेंडेड यूज की ना डेट देखना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इस डेट से पहले जितनी भी कॉस्ट होती है ना वो इनिशियल रिकॉग्निशन में आ रही होती है, ठीक है, इनिशियल मेजरमेंट में आ रही होती है, ठीक है। इस डेट के बाद जितनी भी होती है वो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में आ रही होती है, ठीक हो गया। तो ये डेट देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, जब तक ये चेयर बन रही है, लेबर जब तक इस पे काम कर रहा है, ठीक है, तो अभी तक वो इंटेंडेड यूज में आई नहीं है, तो हम उसकी देखेंगे इनिशियल मेजरमेंट क्या है, ठीक है। तो इनिशियल मेजरमेंट है कि टिल दैट डेट हमने उसको इनिशियल अकाउंटिंग करनी है, ठीक है। अब इनिशियल अकाउंटिंग दो ही तरह से हो सकती है, या तो मैंने वो एसेट परचेज किया या वो मैंने एसेट कंस्ट्रक्ट किया। जैसे चेयर के केस में मैं चेयर कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, चेयर बना रहा हूँ, या मैं चेयर परचेज कर लेता हूँ, ठीक है। दोनों केसेस में मैं एसेट तो ले सकता हूँ ना, या मैं खुद बनाऊंगा या मैं परचेज करूंगा उसे, ठीक है। तो अगर मैं परचेज करता हूँ तो फिर तो वो अवेलेबल फॉर इंटरनेट यूज होगा ही, ठीक है, अनलेस कि उसकी इंस्टॉलेशन जरूरत ना हो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपने AC परचेज किया तो वो AC आके इंस्टॉल करेगा तभी आप उस AC को यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। वो इंस्टॉल ही नहीं हुआ तो वो आपके यूज के काबिल तो नहीं है, ठीक है। इसी तरह आप बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, आप चेयर्स बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, तो अगर टेबल बन रहा है तो जब तक वो जो मजदूर है उसमें मेखे ठोक रहा है, कीले ठोक रहा है, ठीक है, तब तक वो जो है ना अवेलेबल फॉर इंटेंडेड यूज नहीं है, ठीक है। तो तब तक उसकी इनिशियल अकाउंटिंग चल रही होगी। अच्छा, इनिशियल अकाउंटिंग से होता क्या है? इनिशियल अकाउंटिंग से ये होता है कि जब तक वो यूज के काबिल नहीं होती तब तक जितनी भी उस चीज पे कॉस्ट लग रही होती है वो हम उस एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाते जाते हैं। जितना भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल टेबल बना रहे हैं तो उस पर जितनी लकड़ी लगाई, उस पर जितना लेबर हमने लगाया, उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे जितना खर्चा लगाया, ठीक है, तो ये जितने भी खर्चे हैं ये हम जितने एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं ये उसकी कॉस्ट में हम ऐड करते जाते हैं, ठीक है। तो इनिशियल रिकॉग्निशन तक, इंटेंडेड यूज से पहले तक एसेट की कॉस्ट में सारे एक्सपेंडिचर्स ऐड हो रहे होते हैं जो रेलिवेंट होते हैं उससे, ठीक है, जो डायरेक्ट हमें पड़ रहे होते हैं। जैसे ही इंटेंडेड यूज के काबिल हो गया एक एसेट, ठीक है, तो फिर वो चला जाता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में। और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में आप कोई भी एक्सपेंडिचर जो है ना वो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड रोक देता है, वो कहता है जहां तक आपने कॉस्ट ऐड करनी थी वो आपने उसको यूज के काबिल बनाने के लिए करनी थी। अब वो यूज के काबिल बन चुका है तो अब उस पर जितना भी मजीद आप एक्सपेंडिचर करेंगे ना तो आप उसकी मेंटेनेंस करेंगे, रिपेयर करेंगे, ठीक है, ये चीजें कर रहे होंगे। हाँ हाँ, वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आएंगे, वो आप कॉस्ट में नहीं ऐड कर सकते, ठीक हो गया। अच्छा, तो एक्सपेंडिचर्स जब तक इनिशियल अकाउंटिंग चल रही है और एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ठीक हो गया। तो जब हमारी
एक चीज यूज के काबिल हो गई है, अवेलेबल फॉर इंटेंडेड यूज है, ठीक है, वो एसी उसने आया आके इंस्टॉल कर दिया, अब मैं यूज नहीं कर रहा, ये मेरी गलती है, ठीक है, वो यूज के काबिल हो गया, मैं जब चाहूंगा मैं उसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है, तो तब से ही उसकी सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग शुरू हो जाएगी। सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग में क्या होता है कि एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना, वो ऐड नहीं होते कॉस्ट में, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप आगे एक बात लिखी है कि अनलेस इंक्रीजेस इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है, एक एसेट में मैं फर्दर इनहेंसमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने मशीन खरीदी है, ठीक है, तो अब मशीन में वो जो है ना एक बहुत बड़ा खर्चा करने वाला है, जिससे पहले वो 500 यूनिट्स बनाता था, तो उस खर्चे के बाद वो 1000 यूनिट्स बनाएगा, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि उस एसेट्स के इकोनॉमिक बेनिफिट्स को इंक्रीज कर रहा है। तो अगर इस तरह का कोई भी बड़ा खर्चा मैं करता हूँ जिससे मेरे एसेट की लाइफ पे कोई फर्क पड़ता है, अगर मैं खर्चा ना करता तो एसेट 3 साल चलता, ठीक है, मैंने वो खर्चा किया और मैंने उसकी लाइफ को 3 से 5 6 साल बढ़ा दिए, ठीक हो गया। या वो एसेट 500 यूनिट्स बनाता था, इस खर्चे के बाद वो 1000 यूनिट्स बनाएगा। तो इस तरह के जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं ये मेरे एसेट्स की कॉस्ट में का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि ये मेरे इकोनॉमिक बेनिफिट्स को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। रिपेयर मेंटेनेंस जो होती है ना, अगर आपके दिमाग में कभी सवाल आता है कि रिपेयर मेंटेनेंस से भी तो एसेट के इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं होता। रिपेयर मेंटेनेंस से उस एसेट्स के इकोनॉमिक बेनिफिट्स मेंटेन रहते हैं एक जगह पे, ठीक है। अगर आप रिपेयर मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो इनिशियली जो आपने एसेट रिकॉग्नाइज किया था उसकी इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बेस पे आपने उसको रिकॉग्नाइज किया था ना, तो अगर आप उसकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स गिरते जाएंगे गिरते जाएंगे गिरते जाएंगे। हाँ, ठीक है, यहाँ पे हम उसकी इनहेंसमेंट नहीं कर रहे, यहाँ पे हम उसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, ठीक है। मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स गिरते रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने मशीन परचेज की थी 500 यूनिट्स की, तो मैं उसकी अगर प्रॉपर ऑयलिंग नहीं करवाऊंगा, ठीक है, प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करवाऊंगा, तो क्या होगा, वो 500 से 300 यूनिट्स पे गिर जाएगी, ठीक हो गया, समझ रही है ना। तो रिपेयर मेंटेनेंस इकोनॉमिक बेनिफिट्स को इंक्रीज नहीं करता, वो मेंटेन करता है, ठीक है। अगर आप कोई ऐसा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जो इन्हेंसमेंट कर रहा है इकोनॉमिक बेनिफिट्स की, मेरी प्रोडक्शन ज्यादा हो गई है, ठीक है, तो ये जो है फिर मैं उसको कॉस्ट का हिस्सा बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। यहाँ पे ना स्टैंडर्ड स्ट्रिक्ट हो जाता है। इनिशियल अकाउंटिंग तक स्टैंडर्ड जो है लीनियंट है, वो कहता है यार आप चूंकि इस एसेट्स को यूज के काबिल बनाना है तो आप जो खर्चा करें उसकी कॉस्ट का हिस्सा बनाते जाए, ठीक है। आप खर्चा इसी वजह से करें कि फ्यूचर में आप यूज करेंगे उससे। जैसे ही उसकी इनिशियल अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई, वो अवेलेबल फॉर इंटेंडेड यूज हो गया, स्टैंडर्ड यहाँ पे स्ट्रिक्ट हो जाता है। वो कहता है अब नहीं, अब जो एक्सपेंडिचर आप करेंगे वो रिपेयर मेंटेनेंस होगा, अनलेस कोई बड़ा खर्चा आप करते हैं, ठीक हो गया। ये नॉर्मली हम गाड़ियां लेते हैं ना, तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद हम उनका मोबिलाइल चेंज कर रहे हैं, ठीक है, इंजन की मेंटेनेंस करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं गाड़ी की मेंटेनेंस की। मैं ये चीजें नहीं कराऊंगा, गाड़ी को जंग लग जाएगा, गाड़ी उसके काबिल नहीं रहेगी, तो ये चीजें मेंटेन कर रही है उसको, ठीक है, एनहांसमेंट नहीं कर रही है उसकी, ठीक है। अच्छा, फिर एक्सपेंडिचर्स में एक और चीज आती है, कभी कभी ना मैं ओल्ड पार्ट्स को ना न्यू पार्ट्स से रिप्लेस कर देता हूँ। गाड़ी जब मैं लेता हूँ तो गाड़ी में टायर तो लगे होते हैं, कोई मैन्युफैक्चरर जो है ना वो मुझे गाड़ी टायरों के बगैर नहीं देगा, कोई मुझे शोरूम वाला नहीं कहेगा यार ये गाड़ी ले लो टायर खुद लगवा लेना, ठीक है। तो यूज करते साथ साथ 2-3 साल बाद ना वो टायर खत्म हो जाते हैं। गाड़ी की लाइफ तो चलती रहती है, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी की लाइफ थी 10 साल, ठीक है, तो 3 साल बाद टायर खत्म हो गए उसके, ठीक है, तो अब मुझे 3 साल बाद टायर तो चेंज करने हैं ना। तो अब वो टायर जो मैं चेंज करूंगा तो वो क्या होगा कि मैंने ओल्ड पार्ट्स रिप्लेस किए हैं न्यू पार्ट्स के साथ, ठीक है। इस केस में स्टैंडर्ड आपको कहता है कि आप क्या करो कि उस गाड़ी की जो कॉस्ट थी आपने रिकॉर्ड की हुई थी, उसमें से आप ओल्ड टायर्स की जो कैरिंग वैल्यू है वो माइनस कर दें और न्यू टायर्स की कॉस्ट को ऐड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ने ये बोला हुआ है ओल्ड पार्ट्स के बदले जब भी न्यू पार्ट्स रिप्लेस होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ज्यादातर कॉम्प्लिकेशंस ये होती हैं कि आपने तो 20 लाख की गाड़ी ले ली, आपको तो नहीं पता उसमें टायर कितने के हैं, तो आप टायरों की कैरिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे, समझ रहे हैं, ठीक है। तो कैरिंग वैल्यू निकालने के लिए फिर आपको स्टैंडर्ड ने कहा है कि यार अगर आपको ऐसी सिचुएशन है कि आपको नहीं पता कि यार वो टायर कितने के लगे हों, तो स्टैंडर्ड कहता है कि आप न्यू जो टायर आपने जितने के परचेज किए ना उसकी बेस पे आप पुराने टायरों की कैरिंग वैल्यू निकालो। तो फॉर एग्जांपल नए टायर जो है ना उनकी यूजफुल लाइफ 5 साल है, ठीक हो गया, और वो मैंने लिए कितने के 1 लाख के। जो मेरे पुराने टायर है ना वो तो 3 साल के बाद खराब हो गए, तो उनकी कैरिंग वैल्यू मैंने निकालनी है 3 साल के बाद।
तो स्टैंडर्ड सिंपल कहता है कि आप क्या करें, इस 1 लाख को डिवाइड बाय 5 करें, मल्टीप्लाई 3 कर दें, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 कर दें, 3 साल तो डेप्रिसिएट हो जाएगा ना। चलो खैर ये काम नहीं कर रहा। तो 1 लाख डिवाइड बाय 5 करेंगे, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो नए टायरों की कैरिंग वैल्यू निकल आएगी कि अगर ये 3 साल यूज हो चुके होते तो 2 साल तक इनकी यूजफुल लाइफ बची होती, उन 2 सालों की कैरिंग वैल्यू क्या होती, समझ रहे हैं ना। तो वो जो 2 साल की कैरिंग वैल्यू आएगी, हम एज्यूम करेंगे कि ओल्ड टायर की कैरिंग वैल्यू यही है, समझ रहे हैं। अच्छा अच्छा, हम अब आगे चलते हैं। यहाँ पे फिर आगे वही बात लिखी है कि मेंटेनेंस डज नॉट इंक्रीज द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, हाउएवर इट हेल्प्स टू मेंटेन द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक हो गया। अच्छा, नीचे एक और चीज आ रही होती है, कंपेंसेशन फॉर इम्पेयरमेंट। कंपेंसेशन फॉर इम्पेयरमेंट ये चीज है कि फॉर एग्जांपल मैंने गाड़ी ली थी, मैंने गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया, ठीक है, अब मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो वो इम्पेयर हो गई है ना, तो उसकी इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करनी चाहिए IAS 36 में, ठीक हो गया। तो स्टैंडर्ड यहाँ पे ये कहता है कि अगर आपने एक्सीडेंट हुआ है और उस गाड़ी की आपने इंश्योरेंस कराई हुई थी, तो वो इंश्योरेंस क्या है, वो मेरी इस इम्पेयरमेंट को कंपनसेट करने के लिए मैंने करवाई हुई है, ठीक है। तो जब कंपनसेशन फॉर इम्पेयरमेंट आती है तो स्टैंडर्ड कहता है कि वो जो इंश्योरेंस से आपको पैसे मिलेंगे ना, उसका PPE से कोई ताल्लुक नहीं है, ना उसका आपने कॉस्ट में कोई हिस्सा लेना है, ना IAS 16 में उसको डील ही नहीं करना आपने उसको एक सेपरेट ट्रीटमेंट रखनी है। तो उसकी सेपरेट ट्रीटमेंट क्या है, इंश्योरेंस, जब मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया IAS 36 के मुताबिक मैंने उसकी इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड कर दी, ठीक है। अब मैंने इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड की है, अब इंश्योरेंस जब मुझे रिइंबर्स करेगा मेरे पैसे एक्सीडेंट के, तो वो एक्सीडेंट के पैसों की डबल एंट्री में क्या करूंगा, बैंक डेबिट करूंगा, अदर इनकम क्रेडिट कर दूंगा, सिंपल। उसका PPE के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, PPE की इम्पेयरमेंट अलग से चार्ज हो रही है। अच्छा, अभी हम आते हैं, इलस्ट्रेशन लेते हैं एक। अच्छा, इलस्ट्रेशन हमने लेनी है कि PPE की कॉस्ट जो है ना हमने कैसे मेजर करनी है। हमने देखा ना कि अवेलेबल फॉर इंटेंडेड यूज से पहले तक जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा होता है, हम उसको PPE की कॉस्ट का हिस्सा बना रहे होते हैं, ठीक है। अब वो कॉस्ट जो है उसको मेजर कैसे करना है, PPE की कॉस्ट में क्या जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए, ये इसकी एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है। तो कहता है कि यार डिटरमाइन करें आप मशीन की कॉस्ट जो हमने परचेज किया और इंस्टॉल किया 2025 में, ठीक हो। अच्छा, मशीन हमने परचेज की थी 300 मिलियन की, ठीक हो गया। फिर कहता है हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला 20 मिलियन का, उस मशीन को परचेज करने पे हमने 30 मिलियन का सेल्स टैक्स भी दिया है, ठीक है, जो कि रिकवरेबल है, ठीक है। अच्छा, फिर मशीन को हमने ट्रांसपोर्ट किया सप्लायर के वेयर हाउस से फैक्ट्री में, तो ट्रांसपोर्टेशन के भी कोई चार्जेस लगे होंगे, ठीक है, कोई फ्री में तो ट्रांसपोर्टेशन मुझे नहीं करके देगा, तो 8 मिलियन की ट्रांसपोर्टेशन पे भी मेरा खर्चा आया, ठीक है। इसके अलावा मैंने इंस्टॉलेशन वगैरह की, तो मेरे इंस्टॉलेशन से एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे 12 मिलियन दिए, ठीक हो गया। इंस्टॉलेशन के बाद एडिशनली क्या हुआ, मेरी कंपनी के कुछ टेक्नीशियंस हैं, उन टेक्नीशियंस ने लगातार 10 दिन जो है वो इसी मशीन को सेटअप करने में ही लगाया, ठीक है। इंस्टॉलेशन के दौरान उन्होंने इसको सेटअप किया, जो भी किया 10 दिन उस पर उन्होंने लगाए, ठीक है। तो मैं उनको कोई सैलरी भी दे रहा हूँ पहले से, तो वो जो सैलरी यहाँ पे मैंने एलोकेट किया ना, वो बनती है तकरीबन 2 मिलियन। फॉर एग्जांपल उनकी 30 दिन की सैलरी 5 मिलियन बनती है, 5 मिलियन बनती है, उनकी कितनी है 2 मिलियन, तो 30 दिन की सैलरी उनकी 6 मिलियन बनती है, ठीक है। तो अगर 30 दिन की सैलरी 6 मिलियन बनती है तो डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 2 मिलियन बनेगा, ठीक है। तो 2 मिलियन 10 दिन की उनकी सैलरी मैंने यहाँ पे एलोकेट की, तो वो मुझे बता रहा है कि इन्होंने जो सेटअप किया है तो उस 10 दिन की सैलरी उनकी 2 मिलियन है। हम ये देखेंगे कि इसको ऐड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मशीन के लिए हमने कोई स्पेशल फाउंडेशन बिछानी थी, ठीक है, कोई लैंड वगैरह ठीक करनी होगी, नीचे फाउंडेशन रखनी होगी, ठीक है, तो उसके ऊपर हमने 5 मिलियन की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगाई। इसके अलावा हमने प्रमोशनल वीडियो प्रोड्यूस की है लोगों को बताने के लिए, इन्वेस्टर्स को बताने के लिए कि हमने तो नई मशीन ली है, ठीक है, और उस प्रमोशन पे हमारे 3 मिलियन लगे।
ठीक हो गया। अच्छा, इस पे अभी हमने देखना है कि कौन कौन सी कॉस्ट जो है ना हमारी ऐड होनी चाहिए। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारी पीपीई की कॉस्ट होगी, पहले तो ये हमने 300 मिलियन का परचेज की, ऐसा ही है, 300 मिलियन ये हो गया। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट मिला 20 मिलियन, तो मैं क्या करूँ इसे, हाँ इसको डिडक्ट कर देंगे, ये मेरी कॉस्ट का ऐसा तो नहीं है। ठीक है, इसमें से सेल्स टैक्स 30 मिलियन है, मुझे ऐड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसा ही है। कोई भी चीज़ अगर मुझे रिकवरेबल है, ठीक है, तो वो मेरा खर्चा तो ना हुआ ना। हाँ, तो वो जो है वो मैं ऐड नहीं करूंगा। वो मैं ऐड नहीं करूंगा। ठीक है, इसके अलावा सप्लायर्स के वेयर हाउस से जब मैं यहाँ पे लेके आया तो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा लगा, तो क्या मुझे ये ऐड करना चाहिए? ये मुझे इसलिए ऐड करना चाहिए, हाँ, क्योंकि ये अगर मैं खर्चा नहीं करूंगा तो मैं उसको, हाँ मैं उसको लाऊंगा कैसे, इंटरनेट यूज के लिए वो अवेलेबल कैसे होगा? तो इंटरनेट यूज के लिए लाना के लिए इसको ये खर्चा करना जरूरी है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा फिर हमने इंस्टॉलेशन के पैसे दिए, तो इंस्टॉलेशन होनी चाहिए। हाँ, इंस्टॉलेशन नहीं करूंगा तो यूज कैसे करूंगा मैं? तो ये भी उसके कॉस्ट का हिस्सा बनना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा मेरे कंपनी के टेक्नीशियंस ने ना इस पे सेटअप किया, तो उस पे 2 मिलियन की उन्होंने सैलरी का खर्चा किया, तो उस होना चाहिए, वो क्यों होना चाहिए? वो होना चाहिए, होना इसलिए चाहिए क्योंकि अगर वो 10 दिन यहाँ ना लगाते तो मेरे लिए कोई और काम कर लेते। ठीक हो गया, अब उन्होंने यहाँ पे 10 दिन लगाए हैं, उन्होंने कोई और काम किया ही नहीं है मेरे लिए, तो मेरी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। कभी नाम सुना आपने? ठीक है, तो खैर कंपनी के टेक्नीशियंस ने 10 दिन मेरे लिए काम किया, तो उनकी 2 मिलियन की सैलरी का एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनना चाहिए। ठीक हो गया, इसके अलावा मैंने स्पेशल फाउंडेशन बिछाई है उसका पीपीई के लिए, ठीक है, और वो मैंने कंस्ट्रक्ट की 5 मिलियन में, तो ये भी इसकी कॉस्ट में जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा प्रमोशनल वीडियो मैंने चलाई है, क्या ये ऐड होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? अगर मैं प्रमोशनल वीडियो नहीं चलाऊंगा तो क्या मैं एसेट यूज कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकता? प्रमोशनल वीडियो का एसेट्स के साथ क्या ताल्लुक है? कर सकता हूँ ना ऐड। तो इसको मैं ऐड नहीं करूंगा क्योंकि मैं मशीन जो है ना, अगर प्रमोशनल वीडियो नहीं भी चलाऊंगा ना तो मैं उसको यूज तो कर सकता हूँ, समझ रहे? तो इसको मैं ऐड नहीं करूंगा। वो खर्चे सिर्फ ऐड करने हैं जो उसको इंटेंडेड यूज में लाने के लिए जरूरी है। ठीक है, मैं इंटेंडेड यूज में उसको ले आया हूँ, इसके बाद मैं उसकी प्रमोशन करता हूँ, मार्केटिंग करता हूँ, तो ये तो मार्केटिंग है। ठीक है, ये प्रमोशन कर रहा हूँ तो मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ एक तरह से। हाँ, तो उसका एसेट के यूज होने से कोई ताल्लुक नहीं है, कॉस्ट का जो ताल्लुक है वो एसेट के यूज होने से। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से तकरीबन 307 के अराउंड बनेगा। ठीक है, तो अभी इसमें एक और चीज है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी। अगर एक एसेट में कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ और उस एसेट में होता है कभी कभी ये है ना कि मैं दूसरा एसेट यूज कर रहा होता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग बन रही है और उस बिल्डिंग में मैं अपनी एक बहुत बड़ी क्रेन यूज कर रहा हूँ, तो वो क्रेन भी मेरा पीपीई है। क्रेन देखिए ना आपने, वो बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं। ठीक है, तो वो जब मैं यूज कर रहा हूँ तो उसकी डेप्रिसिएशन भी इसको चार्ज होती है। ठीक है, क्योंकि वो जो मैं यूज कर रहा हूँ वो मैं इसकी वजह से यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो जितना अरसा इसको यूज किया उतने ही डेप्रिसिएशन को मैं अपोर्शन करूंगा और मैं यहाँ पे एलोकेट कर दूंगा। ठीक है, तो जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट है एक एसेट को इंटेंडेड यूज में लाने के लिए, वो हम कॉस्ट का हिस्सा बना लेते हैं। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, नाम क्या होगा? हमारा ना आज पहला लेक्चर है और हम जो है ना पीपी से हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, और मैंने इनको अभी बताया था कि हम जो है ना कोशिश करेंगे तमाम स्टैंडर्ड्स को कवर करने की। जो छोटे 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 इस तरह के स्टैंडर्ड्स है ना वो हम एक एक दिन में वाइंड अप करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आप बचपन से ही पढ़ते आते हैं। ठीक है, तो ये हम एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर बाद में जो मेन स्टैंडर्ड्स हैं वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो हम कोर्स कोशिश करेंगे सारे स्टैंडर्ड्स उसमें कवर करें अपने कोर्स में।
ठीक है, तो अभी हम जो है ना IS16 पढ़ रहे हैं। ये IS16 जो है ना, ये मैं अपने नोट्स ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ग्रुप में है ना आप, ठीक है, तो उसमें ना ये पढ़ लीजिएगा। अच्छा, पीपी में फिर ये कॉस्ट मेजर करने के बाद जो है ना, अब वो एसेट जो है इंटेंडेड यूज के लिए अवेलेबल हो चुका है, ठीक है, अब उसकी इनिशियल अकाउंटिंग यहाँ पे खत्म हो गई, स्टॉप हो गई है। जिस डे पे वो इंटरनेट यूज के लिए अवेलेबल हुआ, उस डे पे उसकी इनिशियल अकाउंटिंग खत्म, ठीक है। अब उसके बाद कोई एक्सपेंडिचर होगा तो हम उसको उसकी कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे अनलेस इकोनॉमिक बेनिफिट्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है। अच्छा, सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग में फिर हमारे दो मॉडल्स चल रहे होते हैं, या तो हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को कॉस्ट मॉडल पे लेके चल रहे होंगे या रिवैल्यूएशन मॉडल पे लेके चल रहे होंगे, ठीक है। तो पहली एक इलस्ट्रेशन है वो हम देख लेते हैं कॉस्ट मॉडल के लिए। अच्छा, कॉस्ट मॉडल से पहले ना एक और चीज है, अननेसेसरी इनकम। आपने नीचे देखा है कि मैंने कॉस्ट में ना अननेसेसरी कॉस्ट नहीं ली हुई, जैसे प्रोमोशनल एक्सपेंस हो गया, या अननेसेसरी कॉस्ट है, मेरे एसेट से रिलेट नहीं करता, ठीक है, तो ये अननेसेसरी है। इसी तरह अननेसेसरी इनकम भी होती है। अननेसेसरी इनकम ये होती है कि फॉर एग्जांपल जब सेंटोरस बन रहा था, तो सेंटोरस जब कंस्ट्रक्ट हो रहा था, अभी बना भी नहीं था, तो उसकी इनिशियल अकाउंटिंग चल रही थी, तो उस पर जितना भी एक्सपेंडिचर लग रहा था हम उसको कॉस्ट का हिस्सा बना रहे थे, ठीक है। लेकिन आप जाके सर्च करना, जब सेंटोरस बन रहा था ना, तो उस पर बिल बोर्ड्स लगे हुए थे एडवर्टीजमेंट के, बहुत सारे लोगों ने ना उनको दिया हुआ था कि आप बिल बोर्ड लगाएं, और एडवर्टीजमेंट के सेंटोरस पैसे चार्ज कर रहा था, ठीक है। तो वो जो पैसे चार्ज कर रहा है वो क्या है, सेंटोरस की इनकम है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ये कहता है कि इस तरह की जो छोटी मोटी इनकम आती है ना आपके इस तरह के बड़े बड़े एसेट्स बनाने में, ये अननेसेसरी इनकम है, इसको आपने कॉस्ट में से माइनस नहीं करना, ठीक है। जैसे अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स को आप कॉस्ट में ऐड नहीं करे, उस तरह वो माइनस नहीं करते, ठीक है। बिल बोर्ड्स से रिलेटेड एक और एग्जांपल यह है कि जब भी बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्ट होती है ना, तो उनके साथ में एक बहुत बड़ा एरिया वैसे ही फारग पड़ा होता है जब तक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं हो जाती, तो वो क्या करते हैं, वो उसको एज अ पार्किंग लॉट बना लेते हैं, ठीक है, और टिकट्स पे पार्किंग एरिया बनाते हैं और टिकट्स पे वो पार्किंग स्पेस बेचना शुरू कर देते हैं। तो वो भी क्या, वो अननेसेसरी इनकम, छोटी छोटी इनकम है, तो इसको भी आपने जो है एसेट की कॉस्ट में से माइनस नहीं करना, ठीक है जी। वालेकुम अस्सलाम। यार ये जो है ना बात बाद में रह सकते छुपा के रखे ना, कुछ ये नया क्या ठीक है, क्या फोटो है। हाँ बस आपने छुपा के रखना। अच्छा, तो पार्किंग लॉट जो है ना, वो अननेसेसरी इनकम हमारे लिए जनरेट कर रहा है, तो उसको हम जो है एसेट की कॉस्ट में से माइनस नहीं करेंगे, उसकी सिंपल डबल एंट्री क्या होगी, बैंक डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, ठीक हो गया, यहाँ तक कोई मसला। अच्छा, दूसरी एक और चीज है, हम एसेट को जब भी इंटेंडेड यूज में ला रहे होते हैं तो हम उसकी टेस्टिंग भी करते हैं, ठीक है। अगर बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी बनती है ना, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि टेस्टिंग के बगैर बन जाए, टेस्टिंग कंपलसरी है, मैंडेटरी है। देखें, अब कोविड की वैक्सीन बनी है, ठीक है, तो कोविड की वैक्सीन में अगर वो टेस्ट नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी एसेट्स होते हैं ना जो कंस्ट्रक्ट, इसी तरह बिल्डिंग्स बनती है, ठीक है। तो नहीं 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 नहीं, ये मैं बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आप बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग बना रही हैं 50 फ्लोर्स की, ठीक है, तो अगर 50 फ्लोर्स की कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसकी टेस्टिंग करना जरूरी है। टेस्टिंग के यार, इस झटके का अगर जल्जला आ जाता है तो क्या बिल्डिंग गिर तो नहीं जाएगी, ठीक है, इतना अर्थक्वेक ये बर्दाश्त कर सकती है, नहीं बर्दाश्त कर सकती, ठीक है। कोई तूफान आ जाता है तो बिल्डिंग हिलेगी तो नहीं, ठीक है। इस तरह की जितनी भी टेस्टिंग होती है ना, तो टेस्टिंग करना ये मैंडेटरी होता है। अगर ये टेस्टिंग नहीं करेंगे तो 50 फ्लोर की बिल्डिंग खड़ी कर देंगे और अगले दिन वो नीचे पड़ी होगी, ठीक है। जो मैंडेटरी नहीं है तो नहीं है, फिर इंटरनेट यूज के लिए अगर अवेलेबल हो सकता है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जनरली टेस्ट मैंडेटरी होता है। हाँ, टेस्ट तो आप कर नहीं, जरूरी नहीं है बाय लॉ मैंडेटरी हो, आपके अपने लिए भी जरूरी होता है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एसेट बनाता हूँ, ठीक है, कोई अपने लिए यूनिट्स बनाने वाली मशीन बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उसको टेस्ट तो लाजमी करूंगा ना, मैं इतना खर्चा कर रहा हूँ उसके ऊपर, मैं अपने करोड़ों रुपए लगा रहा हूँ उस एसेट को बनाने में, तो मैं करोड़ों रुपए अपने जाया तो नहीं करूंगा ना, तो मैं उसको टेस्ट लाजमी करूंगा। तो बाय लॉ मैंडेटरी हो या ना हो, अपने लिए लाजमी होता है टेस्ट करना, बाकी पब्लिक के लिए भी लाजमी होता है टेस्ट करना।
तो जनरली टेस्ट मैंडेटरी ही होता है, कोई भी आप एसेट चाहे इंटेंजिबल बना रहे हो या टेंजिबल बना रहे हो, ठीक है। तो जितने भी मैंडेटरी टेस्ट होते हैं ना, वो टेस्ट करने में आपकी कोई कॉस्ट इंकर हो रही होती है, तो उसमें से इधर लिखा हुआ है हम नेट कॉस्ट को एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाते हैं। नेट कॉस्ट का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मैंने एक मशीनरी बनाई, ठीक है, और उसमें से सैंपल बेसिस पे फार्मास्यूटिकल की एग्जांपल लेते हैं, फार्मास्यूटिकल ने जो है ना ड्रग्स बनाए, ठीक है, तो अब उसने कुछ ड्रग्स बनाए, कोई मेडिसिन बनाई है, तो वो मेडिसिन क्या करेगा, सैंपल बेसिस पे निकालेगा और मार्केट में सप्लाई करेगा, ठीक है। तो वो सैंपल में जो उसने मेडिसिन बनाई है उस पर कोई उसकी कॉस्ट तो लगी है ना, ठीक है। और मार्केट में जो वो सैंपल बेच रहे, तो वो सैंपल कोई मिनिमल अमाउंट पे बेच रहा होगा, कम प्राइस पे बेच रहा होगा या जीरो प्राइस पे बेच रहा होगा, ठीक है। तो अगर कम प्राइस पे वो बेच रहा है तो हम करते क्या है, हम देखते हैं कि वो मेडिसिन अगर उसने 100 रुपीज की बनाई है, ठीक है, और मार्केट में उसको उसने 80 रुपीज का सेल किया, तो 20 रुपीज की उसकी नेट कॉस्ट है। तो वो ये नेट कॉस्ट क्या करेगा, उस एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अभी हम चलते हैं कि सब्सीक्वेंट अकाउंटिंग में ना कॉस्ट मॉडल हम कैसे करते हैं। वहां तक हमारी इनिशियल अकाउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, आपको हमारा एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो चुका है, अब हमने उसको आगे डेप्रिसिएट करना है, रिवैल्यू करना है, इंपेयर करना है, ठीक है, वो आगे के मसले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यार IAS 16 में ना कॉस्ट मॉडल को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो ये छोटी सी मैंने एक एग्जांपल बनाई है कि हमने व्हीकल परचेज की 600 मिलियन की, ठीक है, फिर उसकी यूजफुल लाइफ थी 4 ईयर्स की, ठीक है, और उसकी एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू जो है ना वो 60 मिलियन है, ठीक है। अच्छा, सिमिलर जो 4 ईयर की व्हीकल है ना, तो जो इसी तरह की गाड़ी 4 साल पुरानी है, वो मार्केट में जो है ना 40 मिलियन की बिक रही है करंटली, ठीक हो गया। मैंने जो है ना कंप्यूट करना है कैरिंग वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन जो है ना वो आपको पता है क्या होती है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। डिपेंड करता है वो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे है, रेजिडुअल वैल्यू बेसिस पे है, कौन से बेसिस पे, ठीक है। और इससे मेरी डेप्रिसिएशन निकल आती है। इसमें जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि मैंने रेजिडुअल वैल्यू क्या लेनी है, क्या मैंने 60 मिलियन लेनी है या क्या मैंने 40 मिलियन लेनी है। आपको क्या लगता है क्या लेनी चाहिए, 60 मिलियन? आपको क्या लगता है 40 मिलियन? हमें जो है ना इसकी रेजिडुअल वैल्यू 40 लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड बहुत स्पेसिफिकली कहता है कि रेजिडुअल वैल्यू वो अमाउंट है कि फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ ये व्हीकल 4 साल उसकी यूजफुल लाइफ है, तो मैं मार्केट में देखूंगा, स्टैंडर्ड कहता है कि आपने देखना करंटली मार्केट में 4 साल पुरानी गाड़ी कितने की बिक रही है, वो आपकी गाड़ी की रेजिडुअल वैल्यू होगी आफ्टर 4 ईयर्स, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है इस मामले में, वो कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू आपकी करंट मार्केट प्राइस है ऑफ सिमिलर एसेट, जो कि उतना ही पुराना हो जाए जो 4 साल है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने रेजिडुअल वैल्यू 40 मिलियन लेनी है जी, नहीं स्टैंडर्ड यहाँ पे ये कहता है सिमिलर की आपने लेनी है तो 40 लेंगे, तो फिर भी आप यही लेंगे। अच्छा, इसके बाद हमने देखना है कि डेप्रिसिएशन के मेथड्स क्या क्या है, ठीक है। डेप्रिसिएशन के मेथड्स हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और नंबर ऑफ यूनिट्स मेथड, ठीक है। या तो हम उसको स्ट्रेट लाइन पे रिड्यूस करेंगे उसकी कॉस्ट को। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि वो जो एसेट है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो हर साल मुझे इक्वल इक्वल बेनिफिट्स देता रहेगा और मैं इक्वल इक्वल उसको डेप्रिसिएट करता जाऊंगा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब होता है कि फर्स्ट ईयर उसने ज्यादा बेनिफिट्स दिए, अगले साल उससे थोड़े से कम बेनिफिट्स दिए, तीसरे साल उसने और भी कम बेनिफिट्स दिए और चौथे साल उसने और कम बेनिफिट्स दिए। नंबर ऑफ यूनिट्स का मतलब यह है कि अगर मैंने कोई नंबर ऑफ ऐसी मशीनरी परचेज किया जो यूनिट्स बनाती है, यूनिट्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है, तो उसकी यूजफुल लाइफ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हो सकती है, ठीक हो गया। तो मैं फॉर एग्जांपल इस साल उसने 500 यूनिट्स बना लिए, तो टोटल वो बना सकती है 1 लाख यूनिट्स। अगले साल उसने 10,000 यूनिट्स बना दिए, ठीक है, उससे अगले साल 20,000, तो इस हिसाब से उसकी डेप्रिसिएशन निकलती रहेगी, जितने जितने यूनिट्स बनेंगे उस हिसाब से उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स घटते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर एक और सवाल है, डेप्रिसिएशन में और इम्पेयरमेंट में क्या फर्क है। इम्पेयरमेंट हम जाके देखेंगे IAS 36 में, ठीक हो गया।
तो डेप्रिसिएशन भी एसेट की कॉस्ट को कम कर रहा है, इम्पेयरमेंट भी एसेट की कॉस्ट को कम करता है। तो इन दोनों में फर्क क्या होता है? डेप्रिसिएशन जो है ना वो एसेट की वेयर टेयर की वजह से है। आप उसको यूज कर रहे हो नॉर्मली, ठीक है, और वो उसने कम होना ही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सिस्टम में यूज कर रहा हूँ, तो यूज करते 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 ये थोड़ा टाइम आएगा, हैंग होना शुरू हो जाएगा, परफॉर्मेंस में कमी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसकी लाइफ कम हो गई है, ठीक। तो उसकी नॉर्मली वेयर टेयर की वजह से जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स में रिडक्शन आ रही होती है वो डेप्रिसिएशन होती है। इम्पेयरमेंट जो होती है ना वो डिपेंड करता है आपकी डिफरेंट चीज़ों पे, जैसे कि सर्कमस्टांसिस चेंज हो गए, एसेट की मार्केट में प्राइस खराब हो गई, ठीक है, आपकी इंटेंशन चेंज हो गई, ठीक है, इंटेंशन चेंज हुई कि आपने अभी वो एसेट रखना ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की जितने भी सर्कमस्टांसेस होते हैं ना उसकी वजह से जो एसेट की कॉस्ट में कमी आती है उसको कहते हैं इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो इम्पेयरमेंट जो है उसके नॉर्मल वेयर टेयर की वजह से नहीं है, कोई एक्सटर्नल या इंटरनल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो ये नॉर्मल वेयर टेयर तो नहीं है, ठीक है, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी का वैसे भी रेट मार्केट में कम रहता है, तो वो क्यों रहता है, ठीक है, क्योंकि वो एक्सीडेंट हुई हुई है, ठीक है। तो वो उसकी जो मार्केट में रेट कम है वो उसकी नॉर्मल वेयर टेयर की वजह से नहीं है, उसकी एक्सीडेंट की वजह से है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं, चाहे इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो, जिस वजह से हमारे एसेट्स के इकोनॉमिक बेनिफिट्स रिड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट में एक नॉर्मल फर्क तो ये है। दूसरा सवाल हमारा रहता ये है कि यार क्या डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन मेथड सेलेक्ट करना, क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसी है या अकाउंटिंग एस्टिमेट है, ठीक हो गया। तो ये फैसला कैसे करेंगे कि हम ये अकाउंटिंग पॉलिसी है या अकाउंटिंग एस्टिमेट है? पॉलिसी और एस्टिमेट में कोई फर्क पता है आपको? हम्म, हम्म, हम्म। अच्छा, पॉलिसी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। पॉलिसी ऐसी चीज होती है कि फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री को लेते हैं, जो भी, अच्छा, पॉलिसी होती है, हम इन्वेंट्री की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री में आपको पता है कि एक इन्वेंट्री को कॉस्ट करने का मेथड है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। दूसरा मेथड होता है वेटेड एवरेज, ऐसा ही है। तो ये दो मेथड्स जो है ना ये आपको स्टैंडर्ड ने बताए हुए हैं कि या तो आप इन्वेंट्री को FIFO पे लेके चलो या आप इन्वेंट्री को वेटेड एवरेज पे लेके चलो, ठीक है। चॉइस कंपनी की है, ठीक है। स्टैंडर्ड ने कंपनी को बोला है कि मैंने आपको ये दो मेथड्स बता दिए, आपकी मर्जी है, या आप FIFO को लेकर चलो या आप वेटेड एवरेज को लेकर चलो, ठीक है। ये होती है पॉलिसी, कि पॉलिसी में आपके पास चॉइस होती है, ठीक है, पहली बात। दूसरा, पॉलिसी जो है ना, यहाँ पे मैंने कहीं पे लिखा भी होगा, ये लिखा हुआ है चॉइस ऑफ सिलेक्शन, ठीक हो गया। एस्टिमेट्स होते हैं, ये आपकी मर्जी नहीं, आपका दिल चाहेगा आप स्ट्रेट लाइन यूज कर देंगे, आपका दिल चाहेगा आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करेंगे, आपका दिल चाहेगा आप नंबर ऑफ यूनिट्स बेसिस यूज करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। एस्टिमेट जो है ना वो डिपेंड कर रहे होते हैं आपके एसेट्स के ऊपर, आपकी लाइबिलिटी के ऊपर, ठीक है, और आपकी एक्स्ट्रा कोई भी सर्कमस्टांसेस इसके अलावा एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एस्टिमेट्स आपके बेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन को मैंने यूज करना है कि यार ये मुझे हर साल इक्वल बेनिफिट्स देगा या नहीं देगा, ये एसेट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि मेरा एसेट किस नेचर का है, या तो वो मुझे हर साल इक्वल बेनिफिट्स देगा या मुझे पहले साल कुछ ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा, अगले साल कम परफॉर्मेंस देगा, उससे अगले साल कम परफॉर्मेंस देगा। ये हर एसेट के ऊपर एसेट टू एसेट वेरी कर रहा है
ठीक है। अब ऐसा नहीं कर सकते कि तमाम एसेट्स को उठाएं और आप कहें कि आज सब पे रिड्यूसिंग बैलेंस चल सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हर एसेट जो है उसकी लाइफ अलग है, हर एसेट की जो है वो नेचर अलग है। ठीक है, उसकी बिल्ड क्वालिटी अलग है जी। जिस तरह से, हाँ ऐसे ही है ना, मतलब वो ना करें। देखिए एस्टिमेट जो होता है ना वो एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, एस्टिमेट करती मैनेजमेंट ही है कि हमारा एसेट जो है वो स्ट्रेट लाइन पे चलेगा या रिड्यूसिंग पे चलेगा, ये मैनेजमेंट ही बताती है कि ये एसेट कैसे चलेगा। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट भी ऐसा नहीं है कि मैं आज बैठा और मेरा दिल चाह के यार मैं आज एसेट्स पे रिड्यूसिंग बैलेंस लगा देता हूँ, ऐसे नहीं होता। जब भी एस्टिमेट बताती है मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट जो है उसके पीछे प्रॉपर जस्टिफिकेशन बताती है कि यार मैंने इन वजह की वजह से एसेट्स को अपने रिड्यूसिंग बैलेंस पे रखा है, और इन वजूहात की वजह से मैंने एसेट को अपने स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रखा है। ठीक है, प्रॉपर जस्टिफिकेशन वो देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बता देंगे कि मेरे एसेट्स हैं वो रिड्यूसिंग बैलेंस पे। ठीक, तो उनके पीछे कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, दूसरी मार्केट में प्रैक्टिस होनी चाहिए। मार्केट जो है वो पूरी इंडस्ट्री जो है वो एसेट को, एक तरह के एसेट को स्ट्रेट लाइन पे लेके चल रही है, आप रिड्यूसिंग बैलेंस पे चल रहे हैं, तो आप अनोखे तो नहीं आए ना। ठीक है, तो आपने बहुत सारी चीज़ों को देखना है, सर्कमस्टांसेस को देखना है, एसेट की नेचर को देखना है, लाइबिलिटीज की नेचर को देखना है। तो ये एस्टिमेट्स इनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी नहीं है, पॉलिसी आपकी मर्जी है, आपको चॉइस दी हुई है। आप फाइफो पे चले जाओ, आप वेटेड एवरेज पे चले जाओ, पीपीई में देखें तो ये आप कॉस्ट मॉडल पे चले जाओ या आप रिवैल्यूएशन मॉडल पे चले जाओ। ठीक है, ये पॉलिसी है। तो कॉस्ट मॉडल भी एक पॉलिसी है, ये एस्टिमेट नहीं है कॉस्ट मॉडल, ये आपकी मर्जी है, आप अपने एसेट्स को कॉस्ट पे दिखाना चाहते हो, आपकी मर्जी है, आप अपने एसेट्स को फेयर वैल्यू पे दिखाना चाहते हो। ठीक है, तो ये चॉइस दी हुई है, लेकिन अब चॉइस दी है स्टैंडर्ड ने, ठीक है, पॉलिसी पे, तो वो यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट भी है। वो कहता है कि अगर आपने एक दफ़ा पॉलिसी का इंतखाब कर लिया, पॉलिसी चूज कर ली, तो फिर जो है ना आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगले साल का ही नहीं यार वो वाली पॉलिसी ज़्यादा अच्छी है, मैं वो वाली यूज़ करता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है एक साल आप फाइफो पे, अगले साल वेटेड एवरेज पे, उससे अगले साल फिर फाइफो पे चले गए। तो अपने फायदों के लिए मुझे फाइफो से इस साल प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, अगर मैं फाइफो यूज़ करूँ ना इस साल मुझे प्रॉफिट ज़्यादा आता है, तो मैंने इस साल फाइफो यूज़ कर लिया। अगले साल मुझे वेटेड एवरेज से प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, मैंने अगले साल वेटेड एवरेज यूज़ कर लिया, उससे अगले साल फिर फाइफो यूज़ कर लिया। ठीक है, तो इस तरह होगा तो फिर तो मैनेजमेंट घुमाती रहेगी ना अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो यहाँ पे मेरा स्टैंडर्ड बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। वो कहता है आपने एक दफ़ा कोई पॉलिसी रख ली तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ अगर आप उसको चेंज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट होगा रेट्रोस्पेक्टिव। आईएस 8 में आपने पढ़ा होगा, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड पॉलिसीज, आईएस 8 याद आ रहा? ठीक है, वो हम बाद में जाके इसको डिटेल में देखेंगे आईएस 8 क्या कहता है। यहाँ पे आईएस 8 जो है ना वो यही कहता है कि अगर एक कंपनी ने पॉलिसी रख ली है तो उसको चेंज नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो पॉलिसी चेंज करना चाहती है, कभी जेन्युइन रीजंस भी होते हैं, कंपनी को बाद में रियलाइज होता है कि यार ये वाली पॉलिसी मेरी कंपनी पे बेहतर नहीं है, मुझे ये यूज करनी चाहिए। ठीक है, तो जेन्युइन रीजंस की बेस पे वो पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब पॉलिसी चेंज करेंगे तो रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 2025 में बैठ के पिछले साल मैं फाइफो यूज कर रहा था, इस साल मैं वेटेड एवरेज यूज कर रहा हूँ, और मैं जो है ना सॉरी पिछले साल फाइफो यूज कर रहा था और इस साल मैं वेटेड एवरेज यूज करना चाहता हूँ, तो फिर स्टैंडर्ड कहता है कि रेट्रोस्पेक्टिव आपने चेंज करना है, मतलब पिछले साल को भी आपने वेटेड एवरेज पे ही लेके जाना है, आपने पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करना है। ठीक है, तो ये अब बहुत ख्वारी वाला काम होता है। ठीक है, और मैनेजमेंट को फायदा भी नहीं होता फिर इससे। ठीक है, तो वो अपने मफाद के लिए फिर पॉलिसी चेंज नहीं कर सकती, जब तक जेन्युइन रीजन होगी तब भी वो पॉलिसी चेंज करेगा। यहाँ तक कोई मसला है, कोई इशू? ठीक है, तो पॉलिसी चेंज आप नहीं कर सकते, एस्टिमेट चेंज होते रहते हैं क्योंकि एस्टिमेट जजमेंट्स पे होते हैं। ठीक है, आपको तो नहीं पता ना एग्जैक्टली कि ये एसेट मुझे हर साल इक्वल बेनिफिट्स देगा या नहीं देगा। ठीक है, तो वो जजमेंट की बेस के ऊपर, प्रॉपर जस्टिफिकेशन की बेस के ऊपर एस्टिमेट्स चेंज होते रहते हैं, पॉलिसी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट होता है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब पीछे से, शुरू से अभी तक जितना भी हुआ ना वो सारा चेंज कर दे। इसके मुकाबले में होता है प्रोस्पेक्टिव, कि पीछे मिट्टी पाए आगे से ठीक कर ले। जैसे डेप्रिसिएशन जो है ना, डेप्रिसिएशन मेथड अगर आपने बचपन में कभी चेंज किया हो, स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग में गए हो, तो आप जो है उसको प्रोस्पेक्टिव में लेके चल रहे होते हैं, अगले सालों पे सिर्फ
रिड्यूसिंग अप्लाई करते हैं, पिछले स्ट्रेट लाइन ही रहने देते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये चेंज इन एस्टिमेट है, ये प्रोस्पेक्टिव चल रहा है। पीछे वाले को आपने ऐसे ही छोड़ दिया, आगे से आपने, क्योंकि एस्टिमेट जो है ना वो मैनेजमेंट की गलती नहीं है, मैनेजमेंट ने तो अपनी प्रॉपर जस्टिफिकेशन, प्रॉपर नॉलेज, ठीक है, और प्रॉपर अपनी रिसर्च करके, ठीक है, उनकी बेसिस के ऊपर उसने एस्टिमेट निकाला था। तो एस्टिमेट हमेशा होता है बेस्ट एस्टिमेट। ठीक है, तो उसकी बेस के ऊपर उनको जो लग रहा था कि ये बेस्ट एस्टिमेट है, उसकी बेस के ऊपर उन्होंने अकाउंटिंग कर दी थी। बाद में चेंज हो सकता है, मसला नहीं है। ठीक हो गया, तो यहाँ तक कोई मसला है? ठीक हो गया। अच्छा, पेपर पैटर्न, पेपर पैटर्न जो है ना, मैंने एक ओरिएंटेशन दी थी फ्राइडे वाले दिन, आपने लिया? मेरी ना फेसबुक पे वीडियो पड़ी हुई है पूरी ओरिएंटेशन की, तो उसमें मैंने ना पेपर पैटर्न सारा बताया हुआ है, वो कोई 40 मिनट्स की वीडियो है। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा, तो उसमें ना आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि पेपर पैटर्न क्या होता है। वैसे पेपर पैटर्न ये होता है, आपका 3 घंटे 15 मिनट का ऑलमोस्ट पेपर होता है 100 मार्क्स का। ठीक है, उसमें 2 सेक्शन होते हैं आपके, सेक्शन ए सेक्शन बी। ठीक है, दोनों 50-50 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन ए आपका एक ग्रुप अकाउंट्स कंसोलिडेशन से आता है, आपने एफआर में पढ़ा होगा कंसोलिडेशन। ठीक है, उसको हम यहाँ थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर एथिक्स का एक सवाल आ जाता है आपका सेक्शन ए में, जिसमें आपने एथिक्स की नॉलेज अप्लाई करनी है, थ्रेड्स आइडेंटिफाई करने हैं, सेफ गार्ड्स बताने हैं। ठीक है, रियल केस सिनेरियो होता है वो। इसी तरह सेक्शन बी में आपकी होती है कि वो आपको डिफरेंट रियल वर्ल्ड के सिनेरियोज देगा। ठीक है, और उसमें वो आपको कह देता है कि यार इस पे आप जो है ना कौन सा आईएफआरएस अप्लाई करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई आईएफआरएस नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता, और अगर आईएफआरएस नहीं लग रहा तो फिर आपकी जजमेंट के हिसाब से कौन सा आईएफआरएस सूटेबल है। ठीक है, तो इस तरह का एक सेक्शन बी में सवाल आ रहा होता है, वो आपकी जजमेंट के बेस के ऊपर होता है। वहाँ पे आपकी जजमेंट टेस्ट की जाती है, आपकी नॉलेज टेस्ट की जाती है, आप उसके ऊपर कंक्लूजन देते हैं, तो यही आपका पेपर होता है। मैंने एक ब्रीफ सा बताया, बाकी जो है ना वो आप ओरिएंटेशन से देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बाकी आपका पेपर सीबी होगा, वो तो पता होगा आपको। पहले नहीं हुआ करते थे, पहले ये रिटर्न पेपर ही हुआ करते थे, फिर ये अभी सीबी हो गया सारे। जी, मैंने जो है ना, मैंने वैसे सीए किया है, मैं क्वालिफाइड सी हूँ, तो मैं इसी से भी पढ़ाता हूँ। टीचिंग करना अच्छा लगता है। टीचिंग करने से ना तो बहुत सारे फायदे होते हैं। एक, आपकी नॉलेज अप टू डेट रहती है। ठीक है, अगर आप जो है ना फॉर एग्जांपल अभी सब्जेक्ट पढ़ लेंगे ना और 2 साल तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तब भूल जाएंगे कि आपने क्या पढ़ा था। एक दूसरा 2 साल तक बहुत सारी चेंजेस आ गई होंगी, वो आपको नहीं पता होंगे। तो टीचिंग करने से बंदा अपडेटेड रहता है, समझ रहे? अच्छा, हम थे पॉलिसी के ऊपर। अच्छा, पॉलिसी जो है ना, मैंने बताया सिलेक्शन ऑफ चॉइस है, चॉइस ऑफ सिलेक्शन है, और एस्टिमेट जो है वो चॉइस ऑफ सिलेक्शन नहीं है, वो डिपेंडेंट है एसेट्स के ऊपर, लाइबिलिटीज के ऊपर, सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। ठीक है, इन्वेंट्री जो है ना, उसकी जो फॉर एग्जांपल एनआरबी करनी है, तो उसकी एनआरबी इन्वेंट्री की कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट है एनआरबी। ठीक है, उसकी कंडीशंस पे डिपेंड कर रही है, इन्वेंट्री बिक सकती है नहीं बिक सकती, मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, एनआरबी का पता है ना आपको, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, तो वो एनआरबी लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू होता है, उसकी जो भी वैल्यू होती है इन्वेंट्री की। तो जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है वो एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। तो वो एस्टिमेटेड क्यों होती है? क्योंकि वो आप खुद तो नहीं बता सकते, वो इन्वेंट्री के ऊपर जो है डिपेंडेंट है। ठीक है, इन्वेंट्री किस हद तक डैमेज्ड है, इन्वेंट्री डैमेज्ड है या नहीं है, मार्केट में उसकी कोई डिमांड है या नहीं है। ठीक है, इन चीज़ों पे वो रिलाय करिए, तो वो एस्टिमेट है। ठीक है, पॉलिसी नहीं है, आपकी मर्जी नहीं है, आप एनआरबी निकालेंगे नहीं निकालेंगे, आपने एनआरबी निकालनी है, समझ रहे? अच्छा, दूसरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है? प्रोविजन होती है। ठीक है, ये किस पे रिलाय कर रहे हैं? ये आपके कस्टमर्स पे रिलाय कर रहे हैं, वो देंगे नहीं देंगे, डिपेंड करता है उस पर। ठीक है, उसका मूड करेगा देगा, उसका मूड करेगा नहीं देगा। ठीक है, तो आपको तो नहीं पता ना वो देगा पैसे, वो आपको पैसे नहीं देगा, तो आप क्या करें, उसकी हालात के ऊपर अपनी एक प्रोविजन बना रहे हैं कि शायद ये मुझे पैसे ना दे। तो एक एस्टिमेट है, डिपेंडेंट है आपके ट्रेड रिसीवेबल्स पे, समझ रहे? अच्छा, ये तो हमारी डिस्कशन हो गई कि अकाउंट डेप्रिसिएशन मेथड जो होता है ना, वो अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है, पॉलिसी नहीं होती।
ठीक है। यहाँ पे मैं पॉलिसी में एक और चीज आपको बताता चलूँ कि जब भी हमने अभी देखा है कि पॉलिसी चेंज करते हैं ना आप, तो पॉलिसी चेंज करने से ये होता है कि आपको रेट्रोस्पेक्टिव उस पर अप्लाई करना पड़ता है। बचपन में कभी आपने देखा होगा, आप कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पे गए होंगे, पढ़ा है कभी, ठीक है। तो वहां पे आपने रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन तो नहीं की हो, नहीं की थी ना, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन की होगी, ठीक है। क्यों की थी ऐसा? आप तो गलत करते आए होंगे ना फिर, या नहीं ठीक करते आए होंगे? याद आ रहा है आपको कुछ? कॉस्ट से रिवैल्यूएशन पे जाना, तो पिछले साल हमने उसको कॉस्ट पे ही रहने दिया, अगले साल से हमने रिवैल्यूएशन कंटिन्यू कर दी, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे तो हमने पिछले साल को नहीं छेड़ा। ये इसलिए नहीं छेड़ा, हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे। आईए सेट ने यहाँ पे ना क्लियर एक एग्जाम्पशन दी हुई है, ठीक है। आईए सेट में एक पैराग्राफ है, वहां पे वो कहता है कि जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करेंगे तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करनी है, और साथ में उसमें उसने उसने क्या किया, एग्जाम्पशन दे दिया। और एग्जाम्पशन दिया है कि यार अगर आप आईएस 16 में कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल की तरफ जाते हैं तो तब आपको रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम्पशन उसने क्यों दी है? ये एग्जाम्पशन उसने इसलिए दी है कि कॉस्ट मॉडल जो है ना वो थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो चुका है, ठीक है। ये मैंने 2 लाख पे लिया था और वो 2 लाख पे ही पड़ा हुआ है मेरे बुक्स में, ठीक है। तो ये 2 लाख कोई फेयर प्रेजेंटेशन तो नहीं है ना। तो स्टैंडर्ड सेटर्स जिन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं वो चाहते हैं कि आप इसको फेयर वैल्यू पे रखें, ठीक है। इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो फेयर वैल्यू पे हमें नजर आए, ठीक है। उनमें जो एसेट्स नजर आ रहे हैं वो हमें फेयर वैल्यू पे नजर आए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर स्टैंडर्ड ने थोड़ा सा स्टैंडर्ड लीनियंट हो गया है। वो कहता है चलो आप अगर कॉस्ट से फेयर वैल्यू पे आना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको इनकरेज करने के लिए उसने यहाँ पे एग्जाम्पशन दे दी। उसने कहा आप कॉस्ट से वैल्यूएशन पे जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करें, पिछले सालों को ना छेड़े। पिछले सालों को छेड़ना कोई मजाक नहीं होता। अगर एक कंपनी 20 साल से 10 साल से चल रही है, आपने 20-10 साल के अकाउंट चेंज कर ले, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये है, ठीक है। यहाँ तक मसला। अच्छा, अब हम ना अपने सवाल की तरफ वापस आते हैं। अपने सवाल की तरफ वापस आएंगे तो सिंपल जो है ना, हमने पता है क्या करना है। हमने इन्वेंट्री परचेज की कितने की? 600 की। ओह इन्वेंट्री कहता हूँ, सॉरी, व्हीकल परचेज किया 600। तो फॉर एग्जांपल मेरी व्हीकल की कॉस्ट 600 होगी, फर्स्ट शेयर की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, सिंपल है। 600 माइनस रेजिडुअल वैल्यू 40 थी, हमने अभी देखा उसकी जो भी करंट वैल्यू होगी सिमिलर एसेट की जो उतने साल पुरानी हो, मार्केट में कितने की बिक रही है, ठीक है, वो रेजिडुअल वैल्यू होगी। और उसकी डेप्रिसिएशन क्या थी? 4 ईयर्स में, आई थिंक 4 ईयर्स, ठीक। इससे क्या आंसर आएगा? 560 डिवाइड बाई 4, कैलकुलेट कर लें क्या है, ठीक है। बाहर आके पीऊंगा, आके पीऊंगा। अच्छा कितना आ गया? 140। अच्छा 140 ठीक हो गया। 140 माइनस हो गया, तो अगर 140 हम माइनस करेंगे क्या बचेगा? ये बचेगा 500 और 460, ठीक है। फिर हमारी डेप्रिसिएशन अगले साल की फिर होगी, और हम स्ट्रेट लाइन बेसिस पे लेके चल रहे हैं तो 140 माइनस होगा, फिर कैरिंग वैल्यू हमारी बचेगी 320, फिर एक और साल डेप्रिसिएशन होगी 140, ठीक है। तो फिर एक और साल डेप्रिसिएशन होगी हमारी 140 की, और 40 बच जाएगा, और ये वही हमारी रेसिडुअल वैल्यू थी, ठीक है। तो कॉस्ट मॉडल तो है एज इट इस तरह ही सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ज़्यादा मसला नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं रिवॉल्यूशन मॉडल पे। 940 रिवैल्यूएशन मॉडल जो है ना वो ये है कि एसेट को आपने फेयर वैल्यू पे रखना है, ठीक है।
तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी वो हम यहाँ पे अभी देखेंगे कि क्या होता है रिवैल्यूएशन मॉडल, कैसे उसको अकाउंट फॉर करते हैं। ठीक है, डेफर्ड टैक्स आप में से एफआर में शायद पढ़ चुके होंगे। डेफर्ड टैक्स में कितनी अच्छी ग्रिप है आप लोगों की? बिल्कुल नहीं है। आपको कुछ याद है? मैंने वैसे डिसाइड किया था कि मैं जो है ना पहले लेक्चर डेफर्ड टैक्स से शुरू करूँ, क्योंकि डेफर्ड टैक्स एक वाहिद ऐसा स्टैंडर्ड है जो आपके तमाम स्टैंडर्ड्स में यूज हो रहा होता है, सारे के सारे स्टैंडर्ड्स में। पीपी में अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसकी डेफर्ड टैक्स की implications है। ठीक है, इसी तरह आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कर रहे हैं तो डेफर्ड टैक्स की implications है। प्रोविजंस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो डेफर्ड टैक्स की implications है। ठीक है, कंसोलिडेशन कर रहे हैं तो डेफर्ड टैक्स की implications है। तो डेफर्ड टैक्स हर स्टैंडर्ड में अप्लाई होता है। तो इनिशियली तो मैंने सोचा था कि मैं जो है ना फर्स्ट लेक्चर डेफर्ड टैक्स से शुरू करूँ, और वो मैं पढ़ा था 3 दिन, शायद 3 से 4 दिन लगते हैं उस पर, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो उससे ये होता है कि हम जब डेफर्ड टैक्स एक दफ़ा पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद जैसे जैसे हम बाकी स्टैंडर्ड्स पढ़ते जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल हम IAS 16 पढ़ रहे हैं तो IAS 16 में साथ साथ हम डेफर्ड टैक्स की implications को डिस्कस करते जाते हैं कि यहाँ पे अब क्योंकि आपके जहनों में बैठा होता है कि डेफर्ड टैक्स क्या होता है, तो यहाँ पे ईजी हो जाता। फिर मैंने कहा नहीं यार मुश्किल है यार, तो बाद में ही पढ़ेंगे उसे। इवेल्यूएशन मॉडल, बिल्डिंग जो है ना हमने कॉस्ट पे रिकॉर्ड की 1200 की, यूजफुल लाइफ कितनी थी? 6 ईयर्स। ठीक है, और सब्सिक्वेंटली वो रिवैल्यू हुआ 1000 पे, 300 पे और 600 पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है, कहता है रिवैल्यूएशन सरप्लस इज ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग। कभी आपका इस स्टेटमेंट से वास्ता पड़ा? इसका क्या मतलब होता है? हाँ, इसका मतलब ये होता है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है ना, रिवैल्यूएशन सरप्लस का तो पता होगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन सरप्लस में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती है हमारी, और उसमें जो है फेयर वैल्यू के जितने भी गेन लॉसेस पीपी पे रिकॉर्ड हो रहे होते हैं वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, रिवैल्यूएशन सरप्लस को हम बाद में क्वेश्चन करते वक्त देख लेते हैं कि इसको हम क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है, ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। ठीक हो गया, अब हमने बताना है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं न्यू स्लाइड पे। ठीक है, तो हमने एसेट लेना, रिवैल्यूएशन सरप्लस लेना। ठीक हो गया, अच्छा, ईयर 1 में हमने क्या किया? कॉस्टली 1200, सिंपल उसको ईयर 1 पे डेप्रिसिएट किया। कितने साल यूजफुल लाइफ थी? 6 साल, तो 200 आएगी। ठीक हो गया, और इसकी कैरिंग वैल्यू आ गई 800, सॉरी 800 1000। ठीक है, अच्छा, ईयर 2 स्टार्ट हुआ। अब अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो ईयर 2 के एंड पे रिवैल्यूएशन हुई है, तो एंड तक तो हमने डेप्रिसिएशन तो निकालनी ही है। ठीक हो गया, तो दोबारा हम डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, कितनी होगी? 200 ही बच जाएगा, कितना? 800। ठीक है, ये होगी कैरिंग वैल्यू हमारी ईयर 2 के एंड पे। यहाँ पे जो है ना रिवैल्यूड अमाउंट हम देखेंगे, रिवैल्यूड अमाउंट मेरी कितनी है? 1000। कैरिंग वैल्यू से रिवैल्यूड अमाउंट पे है तो मुझे 200 का पीपी में गेन हुआ। ये गेन मैं कहाँ रिकॉर्ड करूंगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस में। तो साथ साथ जो है ना हम डबल एंट्रीज भी देखते जाते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया था? पीपी डेबिट किया था और बैंक क्रेडिट किया था। अच्छा, अकाउंटिंग जब भी आपने पढ़नी है, चाहे आप प्रोफेशनल लेवल पे पढ़ रहे हैं, चाहे आप पीछे से तो पढ़ते हैं, आप डबल एंट्रीज के हिसाब से पढ़नी है। ठीक है, अगर आपकी डबल एंट्रीज क्लियर है ना तो आपके लिए अकाउंटिंग मजाक है। ठीक है, तो आपने हर चीज़ को डबल एंट्री के हिसाब से देखना है कि आप क्या उसको डेबिट कर रहे हैं और क्या चीज़ को क्रेडिट आप कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी एंट्री हमने क्या की? डेप्रिसिएशन डेबिट किया, पीपी क्रेडिट किया, ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ पे भी फिर सेम किया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम आए तो हम इसकी क्या एंट्री करेंगे?
हम्म, हाँ रिवैल्यूएशन सरप्लस करेंगे, ठीक है। और यही हुआ है, देखें डेबिट हुआ पीपी, पीपी में इंक्रीज आया, रिवैल्यूएशन सरप्लस में इंक्रीज आया, ठीक है। तब मेरे पास मेरा एसेट 1000 रुपये और मेरे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस 200 का पड़ा हुआ, ठीक है। ईयर 3 पे चलते हैं। ईयर 3 पे मैं गया, मैंने इसको डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन यहाँ पे अब आपको क्या लगता है कैसे कैलकुलेट होगी? डेप्रिसिएशन रिवाइज हो जाएगी ना, क्योंकि 3-6 साल की हमारी जो है यूजफुल लाइफ थी, उसमें से हम उसको 2 साल डेप्रिसिएट कर चुके हैं, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी रह गई? 4 ईयर्स, ठीक है। तो मैं जब 1000 को 4 पे डिवाइड करूंगा तो मेरी डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 250। ऐसे ये 50 का इम्पैक्ट देख रहे हैं आप, ये 50 का इम्पैक्ट किसकी वजह से है? रिवैल्यूएशन की वजह से है। रिवैल्यूएशन जब ज्यादा होती है तो मेरी डेप्रिसिएशन भी ज्यादा हो जाती है, रिवैल्यूएशन कम होती है तो डेप्रिसिएशन भी ऑब्वियसली कम हो जाती है, ठीक। अच्छा, वो जो लास्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन में लिखी हुई थी ना, उसका जो काम है ना वो यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर होता है ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे होता है? इस स्टेटमेंट के रिवैल्यूएशन सरप्लस आपने क्रिएट किया, पूरी जिंदगी तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में नहीं पड़ा रहेगा ना, कभी आप एसेट बेच भी देंगे, ठीक है। तो अगर आपने एसेट बेच दिया तो उसका जो गेन आपने सरप्लस में रिकॉर्ड किया होता है वो सरप्लस में पड़ा रहेगा, पड़ा रहना चाहिए, नहीं पड़ा रहना चाहिए ना, क्योंकि वो एसेट ही अब आपके पास नहीं है, या एसेट डिस्ट्रॉय हो गया या कुछ हो गया, ठीक है। तो एसेट तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है कि आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करना है, ठीक है। वो ट्रांसफर करने के दो तरीके। रिटेन अर्निंग पता है आपको क्या होता है? हाँ, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं कंपनी के पीएनएल से जो आ रहे होते हैं, प्रॉफिट और लॉस से जितने भी प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं वो रिटेन अर्निंग होती है कंपनीज की। और रिटेन अर्निंग के अलावा जो अदर रिजर्व्स होते हैं वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से आ रहे होते हैं, जैसे रिवैल्यूएशन सरप्लस वगैरह हो गया अपना अपना, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस को आपने रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करना है, ठीक है। IAS 16 यहाँ पे आपको दो तरीके बताता है, वो आपकी मर्जी है। दो तरीके क्या है? या तो आप उसको ओवर यूजफुल लाइफ करें ट्रांसफर, कि जैसे जैसे साल गुजरता जा रहा है आप साथ साथ उसको ट्रांसफर करते जा रहे हैं, ठीक है। या आप उसको एंड ऑफ यूजफुल लाइफ करें, या एसेट की लाइफ खत्म हो गई या डिस्पोजल जो भी है हुआ, ठीक हो गया। तो या तो एसेट की लाइफ खत्म हो गई या डिस्पोजल हो गया तो आप तब रिटर्न अर्निंग में ट्रांसफर कर दें। तो इसमें एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट रिटेन्ड अर्निंग। कोई मसला क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। रिटेन अर्निंग जो है ना वो हमारे अदर रिजर्व्स होते हैं, तो वो रिजर्व जिस एसेट से रिलेट कर रहा है ना, अगर वो एसेट हमारे पास नहीं है तो वो रिजर्व रखने का कोई तुक नहीं बनती, वो रिजर्व हमने रिटेन अर्निंग में लेके जानी, ठीक है। और वो रिजर्व रखने का एक और मकसद ये होता है कि वो अनरियलाइज्ड होता है, जैसे रिवॉल्यूशन सरप्लस है अनरियलाइज्ड। अनरियलाइज्ड का मतलब ये है कि हमने अभी एसेट बेचा नहीं है, हमें एक इमेजिनरी गेन आ गया, ठीक है, एक हवाई गेन आ गया या हवाई लॉस आ गया। तो रिवॉल्यूशन सरप्लस इज हवाई गेन, वो एक्चुअल में मुझे गेन नहीं हुआ, एसेट तो मेरे पे पड़ा है ना, मेरे पास इनफ्लो हुआ है ना, मेरे पास आउटफ्लो हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। रिटेन अर्निंग में मैं क्यों ट्रांसफर करता हूँ? रिटेन अर्निंग में मैं इसलिए ट्रांसफर करता हूँ कि जैसे जैसे एसेट डेप्रिसिएट हो रहा होता है तो मैं उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स को यूज कर रहा होता हूँ, और वो जो अनरियलाइज गेन है वो आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, या तो मैं उसको यूज कर रहा हूँ, अगर मैं एसेट बेच देता हूँ तो मैं सारा का सारा रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देता हूँ। क्यों ट्रांसफर करता हूँ? क्योंकि अब मैंने एसेट जो मैंने अनरियलाइज्ड गेन रिकॉर्ड किया था, अब मैंने उसको सच में बेच दिया, तो मार्केट में मैंने मार्केट प्राइस पे फेयर वैल्यू पे ही बेचा होगा, ऐसा ही है ना। तो जब मैंने उसको फेयर वैल्यू पे बेचा है तो वो अनरियलाइज गेन मैंने रियलाइज कर लिया। यहाँ तक मसला नहीं है? तो इसको भी हमने ओवर द यूजफुल लाइफ ट्रांसफर करना रिटेन अर्निंग में, तो 200 डिवाइड बाय 450 ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से बचेगा 750 और यहाँ पे बचेगा 150। तो डेबिट हमने किया रिवैल्यूएशन सरप्लस, क्रेडिट हमने कर दिया
रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ओपनिंग मैं देखूंगा तो मेरे पास एसेट होगा 750 का और रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा 150 का, ठीक है। और मैं अभी तक इसको 1, 2 और 3 साल में इसको डेप्रिसिएट कर चुका हूँ, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ मेरी कितनी बचती है? 3 साल बचती है, ठीक है। अच्छा, 3 साल में इसको डेप्रिसिएट कर चुका हूँ और अब मेरा चल रहा है ईयर 4, चौथा साल चल रहा है। तो चौथे साल में मैं इसको देखता हूँ। तो मेरा जो एंड ऑफ ईयर 3 है 300 मिलियन की, उसकी वो बचती है, रिवैल्यूड अमाउंट है, ठीक है। अब वो मार्केट में 300 मिलियन का होगा, तो इसको लेके चल देते हैं। अच्छा, अब आपने देखा है मेरा एसेट की कैरिंग वैल्यू क्या है? 750। रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है? ये तो रिवैल्यूएशन सरप्लस है ना, ये एसेट है। मेरे एसेट की कैरिंग वैल्यू 750 है। एसेट की रिवैल्यूड अमाउंट जो है ना 300 मिलियन है, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने डेप्रिसिएट कर दिया। अच्छा, तो 300 मिलियन मेरे एसेट्स में डिप आया है, एक लॉस आया है। तो जब भी इस तरह की कंडीशन होती है ना कि एक दफ़ा आप रिवैल्यू कर चुके हैं, तो उसके बाद जब भी इंक्रीज या डिक्रीज आता है ना, तो उसको आपने एक रूल है उससे देखना होता है, जो स्टैंडर्ड का रूल है। स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे कहता है ये है कि आपने देखना है आपकी करंट कैरिंग अमाउंट कितनी है, कितनी है? 750। रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 300, ठीक है। अच्छा, इसके बीच में एक चीज है, इसको कहते हैं हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट। नाम सुना है कभी आपने? आपने जब बचपन में पढ़ा होगा रिवॉल्यूशन मॉडल, तो उसमें आपने इसका नाम सुना होगा, हिस्टोरिकल। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम एसेट को कभी रिवैल्यू करते ही ना, कुछ भी ना करते एसेट को, सिंपल उसकी कॉस्ट पे डिवाइड का वो डेप्रिसिएट करते रहते, तो उसकी कैरिंग वैल्यू आज क्या होती? इसका मतलब ये होता है। तो आपको क्या लगता है उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी होगी? मैंने एसेट 1200 का परचेज किया था और मैं उसको 3 साल डेप्रिसिएट कर चुका हूँ, ऐसा ही है। डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 3, तो उसकी 600, तो ये 600 है। तो आज उसकी कैरिंग वैल्यू 600 होगी, समझ रहे? तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब भी आप कैरिंग वैल्यू से हिस्टोरिक अमाउंट की तरफ जाएंगे, ठीक है, मतलब आपकी कैरिंग अमाउंट हिस्टोरिक अमाउंट से ऊपर है ना, तो हिस्टोरिक अमाउंट से किस वजह से ऊपर है? रिवैल्यूएशन की वजह से ऊपर है। आपने जिंदगी में पहले कभी रिवैल्यूएशन की, जैसे हमने पिछले साल इसको रिवैल्यू किया, ठीक है, तो ये रिवैल्यूएशन की वजह से ऊपर है। तो अगर आपकी कैरिंग अमाउंट हिस्टोरिक अमाउंट से ऊपर है, तो पहले आप उसको हिस्टोरिक अमाउंट तक लाएंगे, और जितना आपका हिस्टोरिक अमाउंट में बनता है उसको आप रिवैल्यूएशन सरप्लस से माइनस करेंगे, ठीक है। तो पहले जो आपने सरप्लस रिकॉर्ड किया था, पहले तो वो माइनस करेंगे ना, वो खत्म हो जाएगा सरप्लस, अब वो सरप्लस नहीं रहा। हाँ, लेकिन आपने इस रूल से लेके चलना है इसको, ये रूल आपने याद रखना है। चीज एक इसलिए नहीं होती, आपने लगा तो लिया रटा, ठीक है, लेकिन कल आप डेफर टैक्स पढ़ेंगे ना, तो डेफर टैक्स में ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम नहीं आ रही होती, ठीक है, डिफरेंस आ जाएगा, तो आपका जो रटा है ना वो फारे हो जाएगा वहां पे। तो इसलिए जो है ना आपने इस रूल्स के से चलना है। तो डबल एंट्री, अब मैं आपको ना डबल एंट्री करके बता रहा हूँ ना, तो आपने डबल एंट्री करते हुए सारी चीज़ों को देखेंगे ना, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल 150 है, तो सबसे पहले तो मैं 150 माइनस कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से भी, ठीक हो, ठीक हो। अच्छा, अब 600 से 300 की तरफ जाना है, तो ये 300 आ गया, तो 300 मैंने और माइनस कर दिया, ऐसा ही है। ये जो मैंने माइनस किया है, ये मैंने ओसीआई माइनस किया है, रिवैल्यूएशन सरप्लस माइनस किया।
ये जो मैंने माइनस किया ये पी एंड एल माइनस किया। अच्छा, आपकी रिवैल्यूड अमाउंट जो है ना अगर हिस्टोरिक से नीचे आ जाए, इंपेयरमेंट पड़ी है ना आपने IAS 36, ठीक है, अगर आपकी रिवैल्यूड अमाउंट जो है ना हिस्टोरिक से नीचे आ गई तो स्टूडेंट कहते हैं भाई ये तो इंपेयरमेंट है, सीधा सीधा ये तो मसला हो गया, आपकी एसेट की ना मार्केट में प्राइस ही गिर गई है, ठीक है। तो आप ऐसा समझ लें कि ये जो अमाउंट होती है ना हिस्टोरिक से नीचे वाली आने वाली, ये इंपेयरमेंट की एक तरह से बहन है, ठीक है, एक तरह से इंपेयरमेंट की नेचर ही है। एसेट डैमेज नहीं हुआ, एसेट को कुछ हुआ नहीं है, एसेट की प्राइस मार्केट में गिर गई है, और इंपेयरमेंट इसी को ही कहते हैं, ठीक है। तो जब भी इस तरह की कोई सिनेरियो होता है तो हम उसको क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं पीएनएल में लॉस। इंपेयरमेंट जब हम करते थे तो हम क्या करते थे, प्रॉफिट और लॉस में इंपेयरमेंट लॉस डेबिट करते थे और क्रेडिट करते थे पीपीई को, ठीक है। यहाँ पे भी हम यही कर रहे होंगे, हम प्रॉफिट और लॉस में रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे पीपीई को। तो हमने ये कर दिया 300 से, ठीक है। ये जो 150 है इसकी एंट्री क्या है, डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस 150 से और क्रेडिट पीपीई, ठीक है। तो यहाँ तक कोई मसला, ये मेरा एसेट आ गया 300 पे और ये चला गया 0, ठीक है। ये ईयर 3 ही चल रहा था, अभी ईयर 4 पे है। आपकी इसके बाद कोई क्लास है, वापस ही जाएंगे ना, टाइम ऊपर हो गया बहुत, समझ तो आ रही है ना कि नहीं आ रही। अच्छा, अभी हम जाते हैं एयर 4 पे। एयर 4 पे ना हमारा एसेट पर वैल्यू कर गया 600 पे और एयर 4 कैंट पे हुआ है। ये हमारा लास्ट स्टेप है, ये कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम जल्दी से ना ये एक्सचेंज ऑफ एसेट्स जो है ना डिस्कस करके और फिर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। ये हमारे IAS 16 की लास्ट स्लाइड है। अच्छा, 600 की ना हमारी एयर 4 कैंट पे रिवैल्यूएशन हुई है, तो सबसे पहले हम एयर 4 कैंट तक डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर देते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या आएगी 300, कितने साल रह गए, 3 साल रह गए, ठीक है। तो 3 डिवाइड हो जाएगा और ये रह जाएगा 200, ऐसा ही है। अच्छा, इसको मैं ऐसा करता हूँ कि दूसरे पेज पे ले जाता हूँ इसको, अच्छा ये 200 रह गया और ये तो 0 ही है, ठीक है। और एयर 4 हम यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारी जो कॉस्ट है कैरिंग वैल्यू, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 0 है, हमारी रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है, हमारी रिवैल्यूड अमाउंट 600 है, ठीक है। तो यहाँ पे 400 का हमें गेन आया, तो मैं अभी ये 400 यहाँ पे नहीं लिख रहा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ना पीछे, आपने वो वाला रूल याद करना है, कैरिंग अमाउंट से हिस्टोरिक पे वैल्यू, ठीक है। वो यहाँ पे आप जो है ना फेल हो जाएंगे, क्योंकि इसके साथ अमाउंट 0 आ रही है। अब 400 में से कितना आपने प्रॉफिट और लॉस में लेके जाना है और कितना आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस में लेके जाना है, ये आप यहाँ से देख के नहीं बता सकते, बता सकते नहीं बता सकते ना। गेन तो आया 400, तो हम दोबारा से वही रूल अप्लाई करेंगे। रूल क्या अप्लाई करेंगे, देखें अभी रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है 600, कैरिंग अमाउंट कितनी है एग्जिस्टिंग 200, हिस्टोरिकल अमाउंट हमारी कितनी है। अब जो है ना ये एसेट एक और दफा भी डेप्रिसिएट हो चुका है, तो 2 साल कैरिंग अमाउंट रह गई है इसकी। तो आप करें 1200 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई टू 400, ठीक है। तो सबसे पहले कैरिंग अमाउंट से हम जाएंगे हिस्टोरिक अमाउंट की तरफ। तो इंपेयरमेंट IAS 36 में आपने इंपेयरमेंट रिवर्सल पढ़ा, ठीक है। इंपेयरमेंट जब आप करते हैं तो बाद में कंडीशन ऐसी आती है जिसकी वजह से आपको इंपेयरमेंट रिवर्स करनी पड़ जाती है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि रिवैल्यूएशन लॉस जो है ना वो इंपेयरमेंट की बहन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे भी रिवैल्यूएशन लॉस को पहले रिवर्स करना है, ठीक है। तो ये रूल आपने याद रखना है। आप ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जिंदगी आसान रहेगी, ऐसे नहीं कैलकुलेट करेंगे ना ऊपर से फिर मसला हो जाएगा, ठीक है। तो 200 से 400 की तरफ जा रहे हैं तो 200 का फर्क आ रहा है, तो ये 200 की तरफ जाना चाहिए, ये डेबिट होना चाहिए पीपी में और क्रेडिट होना चाहिए रिवैल्यूएशन लॉस जो मैंने पिछले साल रिकॉर्ड किया था,
P&L में, प्रॉफिट और लॉस में। ठीक है, कोई मसला? कैरिंग अमाउंट 200 है ना आपकी हिस्टोरिक 400 है। तो आप जो है ना, आपको जो रिवैल्यूएशन आई है ना वो 600 तक आपका एसेट पहुंच गया। तो आप सबसे पहले हिस्टोरिक अमाउंट तक आएंगे। तो 200 से हिस्टोरिक अमाउंट तक आने के लिए, तो कैरिंग अमाउंट से जब आप हिस्टोरिक अमाउंट की तरफ आएंगे ना, तो इसका मतलब ये कि आपने पिछले साल कोई लॉस किया था वो रिवर्स हो रहा है, तभी तो आपकी कैरिंग अमाउंट हिस्टोरिक से नीचे है। नीचे है ना हिस्टोरिक से कैरिंग अमाउंट। ये नीचे क्यों है? क्योंकि पिछले साल आपने कोई लॉस किया था एसेट के ऊपर, इंपेयरमेंट लॉस हो सकता है, रिवैल्यूएशन लॉस हो सकता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले वो लॉस रिवर्स करें। तो आपने आना है कैरिंग अमाउंट से हिस्टोरिक अमाउंट की तरफ, तो वो अमाउंट बन के 200। ठीक है, 200 से जब आप रिवर्स करेंगे तो आपका पीपी 200 से डेबिट होगा, और लॉस रिवर्सल क्या होगा? प्रॉफिट और लॉस में आपका क्रेडिट लगेगा, और प्रॉफिट और लॉस में रिवैल्यूएशन लॉस में आपका क्रेडिट लगेगा। ठीक है, फिर हिस्टोरिक अमाउंट से आपने आना है रिवैल्यूड अमाउंट की तरफ, और ये कितना? 200, और इसकी एंट्री होगी डेबिट पीपी क्रेडिट रिवैल्यूएशन सरप्लस। कोई मसला? तो 200 और 200, एक आया ओसीआई की वजह से, एक आया P&L की वजह से, और यहाँ पे 200 आ जाएगा। कोई मसला यहाँ तक? ठीक है, तो आगे जो है ना, आगे सिंपल सही है, वो डेप्रिसिएशन 6 ईयर्स तक चलती रहेगी, और उसकी कोई कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कि आगे इसमें कोई और फर्दर रिवोल्यूशन नहीं है। यहाँ तक कोई मसला है? समझ आ गई है यहाँ तक? ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट समझ आ गई है कि रिवोल्यूशन सरप्लस को हम रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करते होते हैं। तो दो चॉइसेस होती हैं, या तो हम उसको एसेट की ओवर यूजफुल लाइफ उसको ट्रांसफर करते रहे हर साल, या हम उसको एसेट के डिस्पोजल पे या एंड ऑफ यूजफुल लाइफ पे ट्रांसफर करते हैं। तो दो मेथड्स हैं, हमारी मर्जी है हम जो करना चाहें। हमारा लास्ट टॉपिक है IAS 16 का एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स ये होता है कि मैंने आपको एक एसेट दिया, उसके बदले आपने मुझे एक एसेट दे दिया, जिसको आम रूटीन में मार्केट में मार्चा बोलते हैं। ठीक है, मार्चा लफ्ज़ सुना होगा आप। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास आईफोन है, मेरे पास सैमसंग है, हम चेंज करना चाहते हैं, आप सैमसंग पे जाना चाह रहे हैं, मैं आईफोन पे जाना चाह रहा हूँ, तो मैंने आपको अपना मोबाइल दे दिया, आपने मुझे अपना मोबाइल दे दिया। ये है एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में हमने 4 सिनेरियोज डिस्कस करने हैं कि होता क्या है एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। अच्छा, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है। ठीक है, अच्छा, एसेट होता क्या है? जब भी आप एसेट परचेज करते हैं उसकी कॉस्ट क्या होती है? उसकी कॉस्ट वो होती है कि आपने जो चीज दी है, कंसिडरेशन गिवन, आपने उसको क्या दिया बदले में। ठीक है, तो जो भी आपने कंसिडरेशन उसको दी है, ये आपके एसेट की कॉस्ट है जो आपने एसेट परचेज किया। फॉर एग्जांपल मैंने 50,000 का मोबाइल परचेज किया है, तो ये 50,000 जो है ना मेरे एसेट की कंसिडरेशन है जो मैंने उसको दी है, तो मेरा एसेट की कॉस्ट 50,000 है। समझ रहे हैं यहाँ पे? तो मैंने जो कंसिडरेशन पे की है ये है मेरी कॉस्ट। ठीक है, तो यही सेम कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे लगता है। फॉर एग्जांपल ओल्ड एसेट है जो कि मेरे पास है, ठीक है, मैं न्यू पे जाना चाह रहा हूँ, तो मैं देखूंगा कि मेरा अपना एसेट कितने का है। ठीक है, क्योंकि मैं तो उसको अपना एसेट दे रहा हूँ ना, तो मैं ये देखूंगा मैं उसको कितने की चीज दे रहा हूँ। ठीक है, तो कितने का एसेट मैं उसको दे रहा हूँ, प्लस माइनस साथ में अगर मैं कोई कैश पे कर रहा हूँ या कैश रिसीव कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास आईफोन 13 है, मेरे पास S21 है। ठीक है, तो दोनों की प्राइस सेम तो नहीं होगी, ऊपर नीचे होगी, तो या तो मुझे आपको पे करना पड़ेगा या आपको मुझे पे करना पड़ेगा, होगा ना ऐसे? तो या मैं कैश रिसीव करूंगा या मैं कैश पे करूंगा, और मैं साथ में अपना एसेट दूंगा। तो मैं देखूंगा मेरा एसेट कितने का है और साथ में मैं दे क्या रहा हूँ, कितना कैश दे रहा हूँ। समझ रहे? ये है, ये होगी हमारी कंसिडरेशन गिवन। इस केस में ठीक है। अच्छा, जब भी एक्सचेंज ऑफ एसेट्स देखते हैं ना, तो हम एक चीज देखते हैं जो कि इंतहाई जरूरी है। इंतहाई जरूरी है कि ट्रांजैक्शन जो भी हम करने लगे हैं, जो भी हम मार्चा करने लगे हैं, इसमें कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए। कमर्शियल सब्सटेंस आपने नाम सुना होगा बचपन में, नहीं सुना?
कमर्शियल सब्सटेंस का इजी अल्फाजों में आसान मतलब ये है कि मार्केट में जो है ना नॉर्मल टर्म्स पे जो ट्रेडिंग होती है ना उसको कमर्शियल सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, मार्केट में नॉर्मली जो ट्रेड होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे अब्बा ने मुझे गाड़ी दी है तो मार्केट टर्म पे नहीं है, मेरे अब्बा ने मुझे दे दी। ठीक है, मैं रात चलते किसी बंदे को नहीं कह सकता अपनी गाड़ी मुझे दे दे। ठीक हो गया, मुझे उसको कुछ देना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मेरे अब्बा के पास सफ़ेद गाड़ी है, मेरे पास ब्लैक गाड़ी है, सेम मॉडल है, सेम मेक है, सेम वेरिएंट है। ठीक है, और मेरा ब्लैक से दिल भर गया, उनका वाइट से दिल भर गया, हम मार्चा मार लेते हैं। ये कमर्शियल सब्सटेंस इसमें नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं ना यहाँ तक? तो मैं राह चलते आप किसी को कह सकते हैं यार तुम्हारे पास वाइट गाड़ी है, मेरे साथ मार्चा मार लो? नहीं कह सकते ना, आपको कंसिडरेशन की बात करनी पड़ेगी, कोई एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉपर वे से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो कमर्शियल सब्सटेंस होता है कि जो चीज़ मार्केट में आम नॉर्मली लेन देन हो रही होती है। ठीक है, उस ट्रांजैक्शन में ऐसी कोई लेन देन है या नहीं है, इसको कमर्शियल सब्सटेंस बोलते हैं। तो जब भी कमर्शियल सब्सटेंस होगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन प्लस माइनस कैश। ठीक है, सही है। ये किसके इक्वल होगी? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट के बराबर होगी। हमारे कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट किसके बराबर होगी? यानी जो एसेट दे रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू कितनी है और साथ में मैंने क्या पे किया या क्या रिसीव किया। ठीक हो गया, यहां तक मसला है? नहीं है मसला? अच्छा, अगर ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, ठीक है, वो मार्केट के हिसाब से नहीं है, बस मैंने बस अपनी ब्लैक एंड व्हाइट थी, सेम वेरिएंट था, मॉडल था, मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये है ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। ठीक है, तो इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि मैंने जो एसेट दिया ना उसकी कैरिंग अमाउंट प्लस माइनस कैश, बस ये होगी मेरे कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। अब आपको ना इसमें दोनों में थोड़ा सा फर्क नजर आएगा कि यहाँ पे मैं कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन है, ये कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन। ठीक है, यहाँ पे कैरिंग अमाउंट क्यों लिया, यहाँ पे फेयर वैल्यू क्यों लिया, ये हम अभी डिस्कस कर लेते हैं सिनेरियो करते वक्त। आपको तब समझ आएगी कि कमर्शियल सब्सटेंस, ऊपर कमर्शियल सब्सटेंस है तो फेयर वैल्यू क्यों आ रही है, नीचे कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो कैरिंग वैल्यू क्यों आ रही है। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, मशीन पी थी, वो एक्सचेंज हुई एक इक्विपमेंट से, मैंने मशीन पी दे के इक्विपमेंट ले लिया और साथ में 80 मिलियन कैश दिया। ठीक है, यहाँ पे हम साइड पे ही इसकी एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, पहली एंट्री 80 मिलियन कैश दिया और मशीन पी दे दी, तो आपने साथ ही मशीन पी क्रेडिट किया। नहीं, यहाँ पे तो ठीक है, तो मशीन पी जो है ना मैंने दे दिया और साथ में क्या दिया, 80 मिलियन का कैश पे किया। ठीक है, तो मेरी मशीन पी हो गया क्रेडिट और कैश भी हो गया क्रेडिट 80 मिलियन से। ठीक हो गया, कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन पी इज 250। मशीन पी कितने की दी है? 250 की, तो 250 की मैंने मशीन क्रेडिट कर दी क्योंकि मैंने डिस्पोज कर दिया। ऐसा ही है, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है ना। अच्छा, फेयर वैल्यू ऑफ मशीन पी इज 300 मिलियन। जो मैंने मशीन उसको दी है वो मार्केट में कितने की बिकती है? 300 की। तो मैं अगले बंदे को जब आप जब मार्केट में जाते हैं और कोई चीज़ बेचने जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपने 2 साल पहले वो 40 की ली थी, मार्केट में उसका रेट अब 70 चल रहा है, तो आप उसको ये थोड़ी कहेंगे कि मुझे ये 40 की पड़ी है। आप तो उसको ये कहेंगे ना कि यार ये तो 70 की है, मैं तुम्हें क्यों 70 से कम दूं। ऐसा ही है कि नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हम फेयर वैल्यू ले रहे होते हैं। क्योंकि मैं उसको जो मशीन दे रहा हूँ अपनी, वो 250 मेरे लिए थी, आपके लिए वो 250 की नहीं है। आप मार्केट से लेने जाएंगे वो 300 की होगी, तो मैं आपको जो एसेट दे रहा हूं वो मैं आपको 300 मिलियन का एसेट दे रहा हूं। समझ आई? तो मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा इक्विपमेंट जो कि मैंने नया लिया है, और वो क्या होगा 300 प्लस 80, कितना हो जाएगा 380। तो मुझे कोई गेन लॉस आएगा? जब भी आप मार्केट में कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसमें या तो आपको नुकसान होगा या तो आपको फायदा होगा। मार्केट में ऐसा नहीं हो सकता आपको ना नुकसान हुआ ना फायदा होगा, या तो नुकसान होता है या तो फायदा होता है। इसलिए भी इसको कमर्शियल सब्सटेंस बोलते हैं। तो कमर्शियल सब्सटेंस जब भी किसी ट्रांजैक्शन में होगा उसमें आपको गेन लॉस हो रहा हो। ठीक हो गया?
तो बैलेंसिंग क्या आएगा इसका, 50 आएगा आई थिंक। तो गेन जो है वो 50 का हमने रिकॉर्ड कर दिया ट्रांजेक्शन 1 में। कोई मसला ट्रांजेक्शन 1 में, कोई सवाल आ रहा है? मशीन 2 हमने जनरेटर से इसके के बदले वो किया, एक्सचेंज किया। हमने मशीन दी और उससे जनरेटर लिया। साथ में हमने क्या किया, 40 मिलियन का कैश रिसीव किया। ऊपर पे किया था, यहाँ पे रिसीव किया। कैरिंग अमाउंट जो है ना मशीन क्यू की 180 मिलियन है, ठीक है। तो साथ साथ हम लिखते जाते हैं। हमने डेबिट किया कैश कितना, 40 मिलियन। क्रेडिट किया हमने अपनी मशीन को, और मशीन की कैरिंग वैल्यू कितनी है, 180, ठीक है। जनरेटर जो मैंने रिसीव किया ना उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 200। अच्छा, हमने अभी तक पढ़ा था कि कमर्शियल सब्सटेंस होगा ट्रांजैक्शन में और एक्सचेंज ऑफ एसेट होगा, तो मैंने फेयर वैल्यू लेनी है जो एसेट में दूंगा, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन प्लस कैश, ऐसा ही है। यहाँ पे मुझे अगर आप देखेंगे ना तो उसने फेयर वैल्यू ऑफ मशीन अननोन दी हुई है, मेरे पास तो मशीन की फेयर वैल्यू नहीं है। तो इस केस में स्टैंडर्ड आपको कहता है कि अगर आपके पास आपका जो एसेट है उसकी फेयर वैल्यू आपको नहीं पता, तो आप क्या करें, आप सिंपल जो नई मशीन ले रहे हैं, जो नया जनरेटर ले रहे हैं, आप उसको सिंपल उसकी फेयर वैल्यू पे ही रिकॉर्ड कर दें। क्योंकि आप वो जनरेटर मार्केट से लेने जाएंगे तो कितने का पड़ेगा, 200 का पड़ेगा, तो आपने उसको 200 पे बुक कर लिया। तो अगर पहले आपने देखना है कि आपने अपना एसेट कितने का दिया उसे, ठीक है। तो अगर आपका एसेट जो है उसको आपको नहीं पता कि आपका एसेट कितने का है, तो फिर आपने देखना है वो जो मैं एसेट ले रहा हूँ वो मार्केट में कितने का है। मैं अगर मार्केट में वो एसेट लेने जाऊंगा तो कितने का पड़ेगा, तो वो 200 का मैंने 200 से जनरेटर को डेबिट कर दिया, ठीक है। यहां तक क्लियर। फिर अच्छा, यहां से फिर मुझे गेन लॉस आएगा, तो 200 से डेबिट हो रहा है, 240 से डेबिट हो रहा है और 180 से ये हो रहा है, तो मेरे ख्याल से 60 का आएगा आई थिंक, 60 का गेन, ठीक है। यहां तक कोई मसला। तीसरे पे आते हैं। तीसरे पे है मशीन आर एक्सचेंज की आइडेंटिकल मशीन की फ्रॉम पेरेंट कंपनी। पेरेंट कंपनी का आपको पता होगा, एफआर में आपने पढ़ा होगा, कंसोलिडेशन में एक सब्सिडरी होती है, एक पेरेंट होती है, एक एसोसिएट होती है। तो एक सब्सिडरी ने एक पेरेंट कंपनी से मशीन एक्सचेंज की, अपनी मशीन दी और उसी तरह की आइडेंटिकल मशीन ही ले लिया, ठीक है। वही सेम मॉडल, सेम वेरिएंट और जो भी है सेम स्पेक्स की। मेरी मशीन की कैरिंग वैल्यू कितनी है, 120। यहाँ पे अब जो है ना ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। ये लैक क्यों करती है, ये लैक इसलिए करती है कि कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब होता है कि मैं जब कोई ट्रांजेक्शन करूं तो यार मुझे उसका कोई बेनिफिट होना चाहिए, मुझे कोई फायदा होना चाहिए, मुझे कुछ फ्यूचर में उसका नजर आना चाहिए। ये तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है कि मैंने एक मशीन आपको दी और उसी तरह की मशीन आपसे वापस ले ली, तो इसमें मुझे कोई फायदा हुआ, कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स में मेरे फायदा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ना, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, हम लेते हैं बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। तो मेरी जो नई मशीन आई है आइडेंटिकल मशीन, कितने से, 120 से। मैंने जो मशीन दी है मशीन आर, कितने से दी है, आपने देखा यहाँ पे गेन लॉस नहीं आया, क्योंकि मैंने बुक वैल्यू से ही अपनी मशीन को क्रेडिट किया, दूसरी मशीन को अपनी बुक वैल्यू से ही डेबिट कर दिया। तो क्योंकि यहाँ पे कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, मुझे कोई नफा नुकसान नहीं है, तो गेन लॉस नहीं रिकॉर्ड करता, ठीक हो गया। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल कैश भी होता ना +20 मिलियन, तो मैं इसको क्या करता, +20 मिलियन करता, क्रेडिट कर देता कैश, समझ रहे, गेन लॉस फिर भी ना आता मुझे। कोई मसला यहाँ का, कोई परेशानी, कुछ नहीं। चौथी ट्रांजैक्शन लास्ट ट्रांजैक्शन है, इसको देख लेते हैं, इधर ही ऐड कर। मशीन ऐसे परचेज की इक्विपमेंट से, ठीक है। मैंने मशीन ऐसे आपको दी है और आपसे मैंने इक्विपमेंट लिया, प्लस मैंने आपको कहा है कि मैं 3 साल बाद आपको 100 मिलियन दूंगा, 3 साल बाद दूंगा, अभी दिए नहीं है। तो हमने तो पीछे पढ़ा था कि कंसिडरेशन होती है कैश पेड, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन प्लस कैश पेड। यहाँ पे पे नहीं किया, यहाँ पे तो पेबल है, ठीक है। इसको क्या करना है हम देख लेते हैं।
कैरिंग वैल्यू ऑफ मशीन एस, जो मैंने आपको मशीन दी है उसकी कैरिंग वैल्यू जो है 350 है, ठीक है। फेयर वैल्यू जो है जो मैं आपको दे रहा हूँ वो मार्केट में 400 की बिकती है। जो इक्विपमेंट मैं ले रहा हूँ वो 480 का है, ठीक है। डिस्काउंट रेट 8% है, मैं आपको बता दूंगा डिस्काउंट रेट क्यों होता है। आपने पीछे मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स में कहीं पे पढ़ा होगा डिस्काउंट रेट या वैक निकालना पड़ा होगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो वो मैंने आपको इतनी जहमत नहीं दी कि आप खुद निकालें, मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो वो जो 100 मिलियन में 3 साल बाद दूंगा ना, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज जो है ना वो 79 मिलियन। प्रेजेंट वैल्यू का पता है ना आपको क्या होती है, उसको एक डिस्काउंट रेट में प्रेजेंट करता हूँ, मुझे पता चलता है, हाँ एनपीवी मतलब एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी पता चलती है कि 3 साल बाद अगर वो 100 मिलियन है तो आज उसकी कीमत 100 मिलियन नहीं है, आज वो 79 मिलियन है, समझ रहे। तो मैंने वो उस फार्मूले से निकाल लिया, वो फार्मूला ऐसे ही आता है 100 डिवाइड बाई 1 प्लस 8%, ठीक है, इससे 79 मिलियन है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अच्छा, तो अब इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे पहले क्रेडिट होना है मेरा मशीन एस। तो जो इंफॉर्मेशन आपको इजी लगती है ना सबसे पहले हम वो फिल करते होते हैं। मशीन एस की कैरिंग वैल्यू मेरी कितनी की थी, 350 की, ठीक हो गया। डेबिट की मैंने इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मैंने एक तो इक्विपमेंट में मुझे किसकी फेयर वैल्यू लेनी चाहिए, मशीन एस की फेयर वैल्यू लेनी चाहिए या इक्विपमेंट की फेयर वैल्यू लेनी चाहिए, मशीन एस की लेनी चाहिए। पहला स्टेप मैं देखूंगा कि मैंने आपको जो मशीन दी है वो कितने की दी है। अगर मुझे वो नहीं पता कि कितने के, फिर मैं आपके वाली मशीन की कीमत देखूंगा। तो मैं आपको कि जो एसेट दे रहा हूं, देखें आपने कंसिडरेशन देखनी है कि मैंने जो एसेट खरीदा उसके बदले मैंने अपना क्या खोया। तो मैंने अपना मशीन एस खोया जो मैं मार्केट में 400 का बेच सकता था, ठीक है, और साथ में मैंने आपको ऊपर से 100 मिलियन देना, समझ आ रही है ना आपको। तो आपके न्यू एसेट की कॉस्ट हमेशा कंसिडरेशन गिवन होती है। अगर आपको कंसिडरेशन गिवन में अपने एसेट की कीमत का नहीं पता, फिर आप उसके एसेट की कीमत लें, फिर ऊपर प्लस माइनस कैश करने की भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो इक्विपमेंट की फेयर वैल्यू 400 जो कि मशीन है इसकी फेयर वैल्यू, प्लस जो पैसे मैं आपको 100 मिलियन 3 साल बाद दूंगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू यहां ऐड करूंगा। तो वो कितना, खैर जो भी, ये हो जाएगा डेबिट 79 मिलियन। तो 479 से आपका इक्विपमेंट जो है डेबिट हो जाएगा, साथ में आपका पेबल भी क्रेडिट होगा। पेबल कितने से क्रेडिट होगा वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आपके कंटीजेंसीज जब हम पढ़ेंगे या प्रोविजंस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि डिस्काउंटिंग कैसे होती है। लेकिन पेबल यहाँ पे 79 मिलियन से रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और साथ में वो हर साल उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता रहेगा। इंटरेस्ट तो देखा होगा ना आपने, इंटरेस्ट का एक स्केड्यूल बनाया होगा, लीज पढ़ा होगा आपने, लीज पढ़ा ना। तो लीज में आपने देखा होगा अमोर्टाइजेशन टेबल बनता है, उसमें एक लीज लाइबिलिटी आ रही होती है, उस पर हर साल जो है इंटरेस्ट लग रहा होता है। यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। तो 79 मिलियन का ओपनिंग पेबल आएगा, उस पर इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर लगेगा, उसमें से प्रिंसिपल पेड, इंटरेस्ट पेड, क्लोजिंग, हर साल ऐसे ही होगा 3 साल तक। और 3 साल बाद उसकी जो क्लोजिंग आ रही होगी वो 100 मिलियन होगी और वो आप पे कर देंगे, ठीक है। तो पेबल हो जाएगा आपका 79 मिलियन और जो बैलेंसिंग आएगा वो गेन लॉस। यहाँ तक कोई मसला, कोई परेशानी, ठीक है। यहाँ पे हम जो है ना आज का लेक्चर खत्म करते हैं। आपका IAS 16 जो है ना आज सारा का सारा कवर हो गया। कल हम कोशिश करेंगे IAS 38 इंटेंजिबल्स को लेके चलेंगे, ठीक है। इंटेंजिबल्स को पढ़ने के बाद जो है ना हमने करना है IAS 36, ठीक है, क्योंकि हमने कॉस्टिंग पढ़ ली IAS 16 की, इसके बाद हम पढ़ने लगे हैं IAS 38 की, फिर हम इन दोनों की इम्पेयरमेंट देंगे, ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा लंबा हो गया था।